लास्ट क्लास में हम लोगों ने ख़त्म किया था क्या ख़त्म किया था? टेंजेंट्स, कॉमन टेंजेंट्स को। ठीक है, तो जो कॉमन टेंजेंट्स वाला जो कॉन्सेप्ट है, आई होप सभी लोगों को क्लियर हो गया। क्लियर हो गया? कॉमन यस टेंजेंट्स वाला सर। जो कॉन्सेप्ट है सभी लोगों को क्लियर हो गया। ठीक है, यस सर। कॉमन टेंजेंट्स वाले कॉन्सेप्ट में बस मेनली दो बातें हैं। ठीक है, बस दो बातें। क्या क्या मतलब मेनली दो बातें क्या है कि हमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि भाई जो पी पॉइंट है ना, पी पॉइंट निकालना। याद करो, इसका जो टेंजेंट का जो इंटरसेक्शन था, उस इंटरसेक्शन का क्या निकालना है? पी पॉइंट। तो पी पॉइंट कैसे हमने निकाला था? पी पॉइंट हमने निकाला था कि भाई इन दोनों का हमने बताया था कि जो सर्किल C1 था, सर्किल C2 था, ठीक है, इन दोनों को क्या करता था? पी पॉइंट एक्सटर्नली डिवाइड करता था। किस केस में एक्सटर्नली, किस केस में डिवाइड करता था जी? एक्सटर्नली किस केस में डिवाइड करता था? जब डीसीटी हो, डायरेक्ट टेंजेंट हो। और इंटरनली कब डिवाइड करता था? जब टीसीटी। टीसीटी हो। हाँ, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो डायरेक्ट टेंजेंट में एक्सटर्नल डिवीजन था और टीसीटी में इंटरनल डिवीजन था। तो एक्सटर्नल इंटरनल डिवीजन वाला कॉन्सेप्ट यूज करके हम पी पॉइंट निकाल लिए। पी पॉइंट निकालते ही क्या मिल जाएगा आपको? टेंजेंट का इक्वेशन मिल जाएगा। मैंने सिखा दिया था टेंजेंट का इक्वेशन कैसे निकालेंगे। तो कल मैंने एक क्वेश्चन दिया था टेंजेंट के इक्वेशन पे, निकल गया था सबका? निकल गया था? अरे हाँ है ना, कुछ बोलो। हेलो, आज तुम लोग बोल सकते हो, मेरे को आवाज़ सुनाई देगा, हेडफोन है, देख रहे हो? तो तुम लोग आराम से बोल सकते हो, इको नहीं करेगा। बोलो, कल वाला क्वेश्चन किए कि नहीं किए? यस सर। कर लिए? तो एक बार सॉल्यूशन ग्रुप पे तुम डाल देना, ठीक है ना? सेम आ गया था आंसर जो मैंने लिखवाया था? वर्षा जोशी, सेम आंसर आ गया था जो मैंने लिखवाया था? नो सर, आंसर नहीं है। अच्छा चलो, तो फिर मैं करता हूँ। ओके, तो मैं करता हूँ। तो देखो, पी पॉइंट सबने निकाल लिया था। पी पॉइंट क्या निकला था? याद करो, पी पॉइंट निकाल लिए थे ना सब लोग? भाई ट्रांसवर्स था तो ये पी पॉइंट निकाल लिया था ना इंटरनल डिवीजन से। पी पॉइंट क्या निकला था? अरे पी पॉइंट तो मैंने लिख दिया था, चलो वो भी नहीं याद। 3/4। 3,15/4। चलो नहीं निकाला था तो मैं ही देखता हूँ। देखो, 3,15/4, 3,15/4। बताओ, ये पॉइंट मैं निकालूं कि ये निकाल लोगे? अरे मैं निकाल ही देता हूँ, 2 मिनट मुझे लगेगा। कि भाई कितने सर्किल है? 2 सर्किल है। कितने सर्किल है? 2। एक का सेंटर क्या है मेरा? 0 0, C1 का। और C2 का सेंटर क्या है जी? 8,10। यही है ना सेंटर? भाई यही है सेंटर। यस सर। अब इसको यस सर। इसको क्या कर रहा है? और रेडियस कितना है जी? रेडियस कितना है? R1 का रेडियस 3 है और R2 का रेडियस कितना था जी? 5। 5। 5। ओके, R1 का रेडियस 3 था, R2 का रेडियस कितना था? 5। ठीक है, तो अब यहां से C1 R1 हो गया, C2 R2 हो गया। ठीक है, अब देखो कि इसको क्या करेगा। ठीक है, मैं ये हेडफोन अपने यहाँ से लाया हूँ, तो बाद में ये नहीं, ये वर्ड लगा दीजिएगा इसमें। चाय नहीं, गर्म पानी दे दीजिए एक गिलास। ठीक है, ये 3,4 हो जाएगा। तो ये R1 R2। अब ये 3,4 को R1 R2 किस रेशियो में डिवाइड करेगा जी? मतलब सॉरी, ये दोनों को R1 R2 किस रेशियो में डिवाइड करेगा? 3:5 रेशियो। रेडिया के रेशियो। तो ये 3:5 है। ये मान लेता हूँ 0,0। और छोटा वाला सर्किल, याद करो रेडियस, छोटा वाला सर्किल को मैं एक इस तरफ लिया था, तो बेटर है उसी तरफ लेना। वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, बट ठीक है, फर्क कोई नहीं पड़ेगा। इंटरनल डिवीजन है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो कोई बात नहीं, तुम ले लो। एक्सटर्नल में भी माइनस का डिफरेंस आएगा, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो 8,10 आएगा। और ये मेरा क्या हो जाएगा? ये मेरा क्या हो जाएगा? यही पी पॉइंट हो जाएगा। और ये मेरा 3:5 है। याद करो रेशियो जो था 3:5। चलो अभी पता लग जाएगा आंसर गड़बड़ है तो। ये देखो, 3 को 8 से मल्टीप्लाई करो तो 3 × 8 + 5 × 0। ठीक है, और अपन कितना हो जाएगा जी? 5 + 3, कॉमा 3 × 10 + 5 × 0
अपॉन 8। तो देखो आ रहा है, ये गया तो 5 या 3 24। तो यदि मान के चलो तुम पहले ले लेता तो यहाँ आता ये, यदि इस पॉइंट को पहले लेता, इसको पहले लेता, इसको बाद में आता, तो ये कैसे लिखा था 5 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 8, ऐसे ही तो लिखा था, है कि नहीं? तो बात बराबर है, कोई नहीं। एक्सटर्नल डिवीजन में जब आप सर्किल लेना ना, तो जैसे मैंने सिचुएशन लिखा था वैसे ही लेना, अदरवाइज माइनस का साइन का डिफरेंस आ जाएगा, और यदि माइनस साइन का डिफरेंस आएगा तो अलग आंसर आएगा, ठीक है? और वैसे अलग नहीं आएगा, ठीक है? माइनस साइन का भी डिफरेंस आएगा तो अलग नहीं आएगा, ठीक है? पॉइंट एक ही देगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑब्वियस सी बात है एक ही देगा, ठीक है? तो माइनस जो है नीचे देखो, ऊपर में जब माइनस का डिफरेंस आएगा तो यहाँ पर जब आप सही लोगे तो ये 3 - 5 हो जाएगा, तो ये माइनस और ये माइनस ना बैलेंस कर देगा। तो ऊपर वाला में भी किसी को पहले लो किसी को बाद में, फर्क नहीं पड़ता है। तो हमने निकाल दिया, देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा निकल गया। क्या निकल गया जी? 3,15/4 निकल गया। अरे बताओ हाँ या ना? यस सर। ठीक है, अब हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया, ठीक है? पॉइंट क्या नहीं आया तुम्हारा डॉली त्रिपाठी? सर आंसर नहीं आ रहा था। कोई बात नहीं, हम कर ही रहे, क्वेश्चन ही कर रहे हैं पूरा। तो ये हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दिया। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के बाद हमने क्या बोला था कि हम उस टेंजेंट का इक्वेशन लिख देंगे m सपोज करके। तो हमने टेंजेंट का इक्वेशन लिख दिया y माइनस, ठीक है, y माइनस, देखो y माइनस 15/4 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस 3। ये हमने टेंजेंट का इक्वेशन लिख दिया। अब देखो ये जो टेंजेंट है, ये जो टेंजेंट है दोनों सर्किल पर क्या करेगा? टेंजेंट होगा ऐसे, दोनों सर्किल पर होगा कि नहीं होगा जी? दोनों सर्किल पर टेंजेंट होगा कि नहीं होगा? अरे हाँ, ठीक है, यस सर। तो इन दोनों सर्किल पर टेंजेंट होगा। तो ये मान लो 0,0 है और ये मान लो, मान लेना, ठीक है ना? ये मत बोलना कि सर फिगर गलत होना थी, ठीक है? ये 0,0 है और इसको मैं मान लिया 8,0। तो अब देखो इस टेंजेंट का इक्वेशन क्या है मेरे पास, ये है। तो 0 0 से इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालेंगे तो इस रेडियस के बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा? बताओ हाँ या ना? होगा? अरे यस सर। होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन को सही से आप लिखो तो y माइनस 15/4, देखो y माइनस 15/4 बराबर mx माइनस 3m। ओके, अब इस पूरे को इधर लेके आ जाओ, तो इस पूरे को इधर लेके चले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा? mx माइनस y प्लस 15/4 माइनस 3m बराबर 0। देखो ये आ रहा है कि नहीं? ठीक है, अब इस पे क्या करो, ये ओरिजिन वाला जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ओरिजिन से, वो रेडियस के बराबर होगा। तो ये कंडीशन इस पे लगा दो, तो ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है तो ये तो 0 हो जाएगा, ये सिर्फ बचेगा। तो ये कितना आ जाएगा? 15/4 माइनस 3m अपॉन अंडर रूट क्या हो जाएगा? m² प्लस 1 इज इक्वल टू रेडियस कितना है जी इस वाले का? 3। तो ये रेडियस कितने के बराबर हो जाएगा? 3 के बराबर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, यस सर। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, तो ये हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, ठीक है ना? अब इसमें क्या करेंगे, ध्यान देना कि भाई ये m², अब क्या करेंगे, ये मॉड होता है, तो मॉड होता है तो यहाँ प्लस माइनस क्या लिखना पड़ेगा? 3, याद करो, ठीक है ना? ये मॉड होता है ना जी, तो प्लस माइनस 3 मैंने बोला था। अब क्या करेंगे, +3 -3 ले लो, कोई बात नहीं, दोनों स्क्वायर करेंगे तो सेम ही आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा? 15/4 माइनस 3m इज इक्वल टू का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा? 9m²। थोड़ा सा इंक डालिए, तो इंक सारे में इंक डालिए, इंक कम है, ठीक है? तो ये हो जाएगा, 3 4 4 बूंद ही डालिएगा, ज़्यादा नहीं, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर हो जाएगा, देखो ध्यान से, इसका स्क्वायर हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा जी? 15/4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 225/16, 225/16 प्लस 9m² माइनस 2 इंटू 15/4 इंटू 3m इज इक्वल टू
9m² प्लस 9। अब देखो यहां से 9m² कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बताओ हाँ या ना? अरे हो रहा है। यस सर। तो मैंने Yes, क्या sir. बोला Yes, था, sir. याद करो, जब भी ये कैंसिल हो ना तो इस बात की गारंटी है कि वहां पर एक वर्टिकल टेंजेंट आएगा। बोला था मैंने, ये एक्सप्लेन किया था क्वेश्चन में। Yes, sir. Yes, तो sir. इसका मतलब एक वर्टिकल यहाँ टेंजेंट है। तो वर्टिकल टेंजेंट क्या होगा वो हम बाद में निकालते हैं, तो पहले तो ये निकाल लो यहाँ से। तो ये देखो ये 9 है, ये है, तो ये 2 से 2 गया, तो ये कितना हो जाएगा 45। मैं इसको रफ कर रहा हूँ, फिर तुम इन्हें फिगर सही से ड्रॉ करना पड़ेगा तभी आएगा दूसरा वाला। तो ये क्या हो जाएगा जी, देखो 15 45/2 45/2m इज इक्वल टू 45/2m इज इक्वल टू, इस पूरे को उधर लेके जाओ। ओके, तो उस पूरे को इधर लेके जाओगे तो 9 माइनस क्या आ जाएगा, 9 माइनस 225/16। ठीक है ना? सही लिखा हो ना? बताओ गलत कहीं थोड़े ना है। हेलो, नहीं है ना जी? सही है ना? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. तो ये 45/2m इजकल टू क्या हो जाएगा 16। 16 नंबर कितना होता है? 16 60 से 16 9 के 54 आते, 16 में 44, 144 होता है। माइनस 2 टू 5 अपॉन कितना हो जाएगा जी 16। तो 45/2 बराबर, ये माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 1 और ये 8 माइनस साइन के साथ। माइनस भी आए तो कोई बात नहीं, ठीक है, क्योंकि स्लोप आ सकता है नेगेटिव, क्योंकि स्लोप नेगेटिव ही आना चाहिए। एक क्यों? क्योंकि एक वर्टिकल टेंजेंट है तो एक ऐसे स्लोप आएगा, याद करो मैंने बताया था। ठीक है ना? तो ऑब्वियस सी बात है। कन्वेंशन गलत है इसमें। क्या बोली? Yes, sir. पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव ही आएगा, स्लोप का 9 माइनस में आएगा और 2 to 5 प्लस में आएगा। 2/5 आ रहा है स्लोप। अब मैंने जो कल आंसर लिखाया था उसके अकॉर्डिंग, ये देखो एक मिनट, मैंने ये लिखा, ठीक है, और 9 को इधर लेके गया। नहीं जी, कैसे बताओ तुम लोग? अच्छा ये है, सर स्लोप इसको गया 9/40 आ जाएगा तो इधर गया, इधर गया, ठीक है, ये इधर गया, 9 को इधर ले, हाँ बिल्कुल से बोले, -9 आ जाएगा, ये माइनस, ये प्लस, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। ये 2 जा 18 आ जाएगा, और 3 जा ये 15 आ जाएगा, ये 27 आ जाएगा, फिर 5 जो आ जाएगा, और ये 9 जा आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा m की वैल्यू 40, कितना आ जाएगा जी 9/40। तो देखो दूसरा स्लोप ये आ गया, यही कल निकाले थे क्या? यही था क्या कल? यस सर। ठीक है, तो एक स्लोप आ गया मेरा 9/40। अब इसमें पुट कर दो तो एक इक्वेशन आ जाएगा, एक इक्वेशन आ जाएगा। बताओ हाँ या ना? आ जाएगा? यस सर। ठीक है। अब देखो कि जहां पे टेंजेंट है, ये जो पॉइंट ऑफ, ये जो हमारा पॉइंट है, ठीक है, ये हमारा 0 0 था, और देखो ध्यान से ये मेरा पॉइंट था, ठीक है, तो यहाँ पे इसको टच कर रहा है, ठीक है। तो एक हमने जैसे 9m² कैंसिल आउट हुआ तो हमें पता लग गया कि एक जो है ना वर्टिकल टेंजेंट होगा, लेकिन एक्चुअल में वर्टिकल टेंजेंट का जो इक्वेशन होगा वो इक्वेशन क्या होगा ये हमें निकालना पड़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, उसको निकालने के लिए ये मुझे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट निकालना पड़ेगा, तभी तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट निकलेगा तो हम निकाल देंगे। अरे हाँ या ना? है कि नहीं? Yes. तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट निकालने के लिए हमने बताया था फॉर्मूला कि 0 0 से, ठीक है, 0 खैर इसमें तो हमें टेंजेंट का इक्वेशन नहीं पता है, तो इसमें टेंजेंट का इक्वेशन नहीं पता है, तो पॉइंट ऑफ जो कॉन्टेक्ट निकालेंगे, ठीक है, वो तो हम निकाल नहीं पाएंगे। ओके, तो इसमें जो है हम फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा सही से। इसमें हमारा एक ये हो गया 9/40 हो गया, ठीक है। तो दूसरा जो हमारा इक्वेशन निकलेगा, हमारा जो पॉइंट निकलेगा, क्या निकलेगा जी? एक तो हमारा ये निकल गया ये, ठीक है, नहीं तो डायरेक्टली ले लो, बेटर है, क्योंकि यहीं से डायरेक्टली मुझे पता लग रहा है कि एक वर्टिकल टेंजेंट होगा, यहीं से पता लग रहा है ना? अरे लग रहा है कि नहीं? हाँ, तो ऑब्वियस सी बात है, यहां से हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि एक m की वैल्यू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, है कि नहीं? तो m की वैल्यू को इन्फिनिटी करोगे, ठीक है, तो ये 1/0 हो जाएगा, तो यहाँ से एक क्या आ जाएगा x बराबर 3। समझ में आया कि नहीं? m को इन्फिनिटी करो तो इन्फिनिटी मतलब क्या कि y माइनस 15/4 इज इक्वल टू g 1/0 इन्फिनिटी हो गया, और ये x माइनस 3, इसको मल्टीप्लाई कर दो इधर, तो x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ गया 3।
तो ये क्या हो गया, दूसरा मिल गया। समझ में आया क्या? यस सर। तो इस तरह से सर हम, वर्टिकल टेंजेंट कौन से सर्किल पे आएगी? ऑब्वियस सी बात है, दोनों सर्किल, मतलब अभी हमने किस पर निकाला है टेंजेंट, इस पर निकाला है, तो ऑब्वियस सी बात है इस पर तो वर्टिकल रहेगा, और यदि इस पर है तो इस पर भी वर्टिकल ही होगा। ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, इस पर तो वर्टिकल है ना भाई। हमने किस रेस्पेक्ट में निकाला है, ओरिजिन वाले सर्किल के रेस्पेक्ट में निकाला है, ओरिजिन वाले के सर्किल। तो ओरिजिन वाले सर्किल के रेस्पेक्ट में जब हमने निकाला तो ऑब्वियस बात है उसमें वर्टिकल टेंजेंट है। अब इस पे है या नहीं है, तो इसके लिए तो हमें इसमें टेंजेंसी कंडीशन निकाल के एम की वैल्यू निकालो। ओके, वैसे इसमें भी यही होना चाहिए, क्यों, वर्टिकल टेंजेंट ही हो, क्यों, क्योंकि x बराबर 3 है तो इस पर भी वर्टिकल टेंजेंट ही बनेगा ना, है कि नहीं, क्योंकि दोनों टेंजेंट जो निकला है वो दोनों में कॉमन है, तो ऑब्वियस बात है उसमें भी वर्टिकल टेंजेंट ही आएगा। करके देख ले, तुम एक काम करना, तुम इस पर कंडीशन लगा के देख लो परपेंडिकुलर कंडीशन और कैंसिल आउट होता है कि नहीं, देख लेना, है कि नहीं। ओके सर। सिंपल सी बात है, तो आप ट्राई करके देखना, तो ऑब्वियस सी बात है होगा ही, क्योंकि दोनों का कॉमन टेंजेंट है। तो इस पे यदि एक x बराबर 3 टेंजेंट आए तो इस पर भी x बराबर 3 एक टेंजेंट आएगा, वो अलग नहीं आएगा। ओके, समझ में आया कि नहीं आया भाई? यस सर। क्लियर है सब लोग? सब लोग क्लियर है, बताओ हाँ है ना? यस सर। ठीक है, तो देखो आपका ये जो मतलब कॉमन टेंजेंट का कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो गया। ठीक है, इसके कैसे निकालेंगे? अब लेंथ ऑफ टेंजेंट आपको निकालने के लिए बोलेगा तो किसको नहीं आएगा भाई, वो बताने की क्या जरूरत है, फॉर्मूला लगाओ सीधे आ जाएगा। आपको और क्या पूछ सकते हैं, एंगल बिटवीन टेंजेंट्स बोलेगा तो किसको नहीं आएगा, फॉर्मूला लगाओ सीधे आ जाएगा। ठीक है, तो यही 3 बातें पूछेगा कि कॉमन टेंजेंट क्या होगा, का इक्वेशन क्या हो जाएगा, कॉमन टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा। ठीक है, और क्या पूछ सकता है, और पूछ सकता है आपको कि लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होगा। यही 3 बातें पूछेगा और कुछ नहीं पूछेगा। ऑल्दो आपके जेईई मेंस में तो ये 3 भी नहीं पूछेगा, जेईई मेंस में तो सीधे पूछेगा कि नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट बताओ, नंबर ऑफ डीसीटी बताओ, नंबर ऑफ टीसीटी बताओ, सिर्फ यही क्वेश्चन आएगा और कुछ नहीं पूछने वाला। ओके, पूजा जाट समझ में आ गया? ठीक, तो देखो अपना ये टॉपिक खत्म हो गया। अब छोटा सा टॉपिक बचा है, कौन सा छोटा सा टॉपिक बचा है अपना, रेडिकल एक्सिस एंड रेडिकल सेंटर। रेडिकल एक्सिस एंड रेडिकल सेंटर, बस ये लास्ट टॉपिक है आपका सर्किल चैप्टर का। देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ना आपको ना एक चीज को 4 बार 5 बार रिवीजन करना पड़ेगा। जब तक 4 बार 5 बार कॉपी को नहीं पढ़ोगे जो मैंने लिखा है, तब तक आपके दिमाग में घुसेगा नहीं ये सारी बातें। और क्योंकि अभी अभी मैं, ठीक है, 1 गिलास गर्म पानी दे दीजिएगा और चम्मच, और भी मतलब अभी यदि आप पढ़ोगे, ठीक है ना, अभी यदि आप रिवीजन करोगे तो अभी फटाफट रिवीजन हो जाएगा, समझ गए ना। अभी क्या होगा, फटाफट रिवीजन हो जाएगा। बट आप वही 1 महीने बाद इसको रिवीजन करोगे ना, तो जितना टाइम अभी मैं पढ़ाने में लगाया हूँ ना, मतलब छोड़ो, मतलब आपको ना ज़्यादा टाइम लगेगा, सिंपल सी बात है। तो बेटर है कि अभी 4-5 बार रिवीजन कर लो और उसके शॉर्ट नोट्स तैयार कर लो। 5 बार रिवीजन करते ही आप शॉर्ट नोट्स बना लोगे, और जैसे ही शॉर्ट नोट्स बन गया ना, बस उसी को बाद में रिवीजन करना है, सिंपल सी बात है। कौन कौन इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लिख लोगे एक जगह कि किसको किसको एक्चुअल मुझे याद रखना है। जैसे ही किसको किसको याद रखना है, हो गया काम। ठीक है, तो अभी के अभी आप रिवीजन स्ट्रेट लाइन और सर्किट बेसिक, मतलब देखो 4 टॉपिक मैं पढ़ा चुका हूँ कोऑर्डिनेट में। सबसे पहले मैंने पढ़ा है बेसिक ज्योमेट्री, बेसिक ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, पहला टॉपिक था। दूसरा था स्ट्रेट लाइन, तीसरा था पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, और चौथा चल रहा है जो कि सर्किल, जो कि आज खत्म, अब भी खत्म हो जाएगा। आज हम लोग पैराबोला भी स्टार्ट कर देंगे। ये 4 टॉपिक है, ठीक है, ये 4 टॉपिक बोल लो, चैप्टर बोल लो, कुछ भी बोल लो, ठीक है। तो ये जो 4 चैप्टर है, ठीक है, इन 4 चैप्टर को जुबान पे रखने का तरीका ये कि अभी रिवीजन करो, क्योंकि अभी जो आप पढ़े हो ना, तो आपके दिमाग में सारी बातें हैं, ठीक है। तो इन 4 चैप्टर को अभी रिवीजन करके अपना शॉर्ट नोट्स बना लो। शॉर्ट नोट्स बना करके फिर शॉर्ट नोट्स को फटाफट रिवीजन करते जाओ, क्योंकि डेरिवेशन तो कोई पूछेगा नहीं आपसे, कोई डेरिवेशन नहीं पूछने वाला, ठीक है। तो डेरिवेशन नहीं पूछेगा, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, क्या पूछेगा आपको, ठीक है। तो भाई सिंपल सी बात है, क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन के लिए क्या चाहिए, स्टैंडर्ड रिजल्ट याद होनी चाहिए। तो आप देख लो कि क्या क्या स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको याद रखना है। याद करो, मैंने एक मैथमेटिक्स का वो दिया था,
फॉर्मूला बुक दिया था, अरिहंत का दिया था ना? यस सर। हाँ, तो उस फार्मूला बुक में ना एक तरह से शॉर्ट नोट्स है, तो उसी फार्मूला बुक को क्या करना कि प्रिंट ले लेना, तुम बेटर रहेगा, प्रिंट ले लेना, उसी में आप अलग से लिख देना कि ये चलो ये सर ने लिखा है, ये कोई पॉइंट या तो बुक में नहीं लिखा हुआ है तो आप हमारे कॉपी में जो मैंने पढ़ा है उसमें से लिख देना, या आपको लगे आपने क्वेश्चन किया वहां पे आपने कुछ नया सीखा तो वहां से लिख देना, ठीक है। और एकदम एक शॉर्ट नोट्स जो है ना आपका रेडी होना चाहिए। यदि आपका शॉर्ट नोट्स रेडी नहीं है तो यकीन मानो मैथ्स में लास्ट में ना सब कचरा हो जाएगा। आप बोलोगे कि सर आता तो सभी कुछ था लेकिन याद कुछ भी नहीं है, ठीक है, याद कुछ भी नहीं, यही बोलोगे सब लास्ट में, ठीक है। तो इसके लिए मैं अभी से बार बार बोल रहा हूँ, और यदि बाद में कोई मुझे बोलोगे ना कि सर मेरे को याद ही नहीं है, मेरा रिवाइज नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो समझ लेना मैंने हर दिन बोला था कि तुम 15 मिनट दो, 15 मिनट काफी होता है रिवीजन के लिए, मैथ्स के रिवीजन के लिए एटलीस्ट 15 मिनट भी नहीं दे सकते पर डे, तो बताओ फिर क्या तैयारी कर रहे हो, किसके पास 15 मिनट नहीं है बताओ। 15 से 20 मिनट दोगे ना, ठीक है, तो रिवीजन मैथ्स का हो जाएगा। आप सिर्फ 20 मिनट दो ना, हम कहाँ ज्यादा बोले, सिर्फ 20 मिनट, लेकिन हाँ रेगुलर वे में, किसी भी दिन वो नहीं होना चाहिए कि किसी भी दिन ये नहीं होना चाहिए कि हाँ सर आज हम नहीं दे पाए, मतलब आज नहीं हो पाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। 20 मिनट मीन्स 20 मिनट, 20 मिनट हम देंगे, ठीक है, उसमें जितना कवर कर पाएंगे करेंगे, उसका शॉर्ट नोट्स बना लेंगे, उसका शॉर्ट नोट्स बना करके, ठीक है, और फिर उसका शॉर्ट नोट्स बना करके फिर अगले दिन उस शॉर्ट नोट्स को रिवीजन करेंगे, क्योंकि उसको तो रिवीजन कर ही रखे हैं, तो अगले दिन शॉर्ट नोट्स को रिवीजन करेंगे, अब फिर अगला पढ़ लेंगे। शॉर्ट नोट्स को रिवीजन करने में कितना देर लगेगा, मुश्किल से 5 मिनट लगेगा। फिर दूसरे जो है 15 मिनट में दूसरा पढ़ लिए और दूसरे का शॉर्ट नोट्स बना लिए। फिर इसी तरह से बनाते बनाते आपका ना पूरा मैथमेटिक्स याद हो जाएगा। और जिस दिन मैथमेटिक्स याद हो गया ना, तो आप, मैं गारंटी लिख के देता हूं, जेईई मेंस में सिर्फ फॉर्मूला याद होने से आप कम से कम 40% मार्क्स ला सकते हैं। ये मिनिमम मैं बोल रहा हूँ 40%। 40% का मतलब कितना मार्क्स हुआ जी, 120 में से 48 मार्क्स, कम मार्क्स नहीं है, ठीक है। मतलब यदि आपका मैथ्स वीक है सपोज, तो सही मार्क्स है, कोई खराब मार्क्स नहीं। आप सोच के देखो ना, थोड़ा सा कैलकुलेशन देखो, 40% आपने मैथ्स में लाया तो मतलब 48 मार्क्स आया, ओके। मान लो तो हम 50% तो एटलीस्ट लाओगे केमिस्ट्री में, कि वो भी नहीं लाओगे, तो केमिस्ट्री तो 48 और कितना हो गया जी, 60 नंबर। और तुम लोग तो फिजिक्स में भाई स्ट्रांग होगा ही आप लोग का फिजिक्स, तो ये कितना हो जाएगा 60, तो कितना हो गया जी 8 6 6 12 4 16। बताओ ये मार्क्स खराब है, 168 मार्क्स खराब है, बताओ कोई। अरे जनरल वालों की ही बात करता हूं, 168 जनरल वालों के लिए भी खराब नहीं है, देख लो तुम्हारे पास, ठीक है, देख लो तुम। तो मैं यही बोल रहा हूं, मैथ्स में थोड़ा स्कोर करना टफ पड़ता है कंपेयर टू अदर, लेकिन मैं तरीका बता रहा हूं कि मैथ्स में कैसे स्मार्टली एक ठीक ठाक एक सम्मानजनक स्कोर आप ला सकते हो। और वो तरीका यही है कि आप सबसे पहले जितना थ्योरी में पढ़ा रहा हूं एकदम माइंड में फिट होना चाहिए, सारा याद होना चाहिए। सबसे पहला काम ये है, मैं बार बार बोलता हूं, और इस चीज पे बार बार, लास्ट में कोई मेरे को बोलेगा कि सर मेरे को फॉर्मूला याद नहीं है, ठीक है, तो समझो कि फॉर्मूला याद नहीं है, मेरे को रिवीजन नहीं है, तो समझो फिर वो क्या है। अब देख लो ये स्कोर, इस स्कोर को कौन नहीं अचीव कर सकते, चलो इस स्कोर के अचीव नहीं कर सकते, क्या इस स्कोर के अचीव नहीं कर सकते, 48। मैं बता रहा हूँ 40% मिनिमम स्कोर हो जाएगा यदि आपको सारी चीज याद रहेगा मैथ्स का, तो 48। चलो केमिस्ट्री में मैं मानता हूं कि 85 नंबर लाया, फिजिक्स में 85 नंबर लाया, ठीक है, चलो फिजिक्स में और मान लेता हूं कम ही लाया, 48 ही लाया, तब भी देखो स्कोर क्या हो जाएगा, 8 8 16 4 4 8 5 13 1 14, 146 मार्क्स है, तब भी ये खराब स्कोर नहीं है, ठीक है ना। इस स्कोर के अंदर मैं लिख के देता हूं 25,000 के अंदर रैंक आ जाएगा। और 25,000 के अंदर यदि जनरल वालों का भी आएगा तो ठीक है, मतलब अच्छे कॉलेज में कंप्यूटर साइंस नहीं मिलेगा, लेकिन खराब एनआईटी में, मतलब जो खराब एनआईटी नहीं बोलेंगे, मतलब एनआईटी 3 तरह का है, एक तो सबसे बेस्ट, एक मीडियोकर और एक सबसे लोएस्ट। तो लोएस्ट एनआईटी में सीएस ब्रांच मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। मैं एक बात बता रहा हूं, ठीक है, हम ये नहीं बोलने कि आप यही स्कोर करना, ठीक है। आवाज क्लियर आ रहा है ना सबको? यस सर। तो प्लीज जो मैं बोल रहा हूं ना, प्लीज उसको ध्यान देना, ठीक है ना, इसको इग्नोर मत करना, ठीक है। जितनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है
उससे ज़्यादा कहीं इंपॉर्टेंट है सारे फॉर्मूला दिमाग में डालना, सारे रिजल्ट दिमाग में डालना, जितना भी थ्योरी मैं बता रहा हूँ उन थ्योरी को दिमाग में डालना, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं यकीन दिलाता हूँ। यदि आपने जितना मैंने पढ़ा है क्लास में समझा और थ्योरी भी आपको याद है तो 40% मार्क्स मैं बताता हूँ आ जाएगा आपके कोई भी एग्जाम में, चाहे जे मेन का दो चाहे जे एडवांस का दो, उसमें जे एडवांस में भी 40% मिनिमम स्कोर कर लोगे। ठीक है, खैर जे एडवांस में मिनिमम नहीं, जे एडवांस में कर लोगे। ठीक है, मिनिमम की बात करोगे तो 30 से 40 के बीच में एक एग्जैक्टली दूंगा, क्योंकि जे एडवांस में थोड़ा सा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होना चाहिए अच्छे लेवल। आप देख लेना पेपर सॉल्व करके। चलो हम आते हैं फिर से इस टॉपिक पे। तो देखो बार बार मैं बोलता हूँ, ठीक है, ये पता नहीं कितनी बार है कि ये फॉर्मूला जितने भी थ्योरी है वो याद रखने के लिए बार बार बोलता हूँ, फिर से याद दिलाऊंगा एक दिन, क्योंकि याद दिलाना पड़ेगा मुझे बार बार, तभी तुम लोग में जोश आएगा, जोश। ओके, देखो रेडिकल एक्सिस एंड रेडिकल सेंटर क्या होता है। ठीक है, तो रेडिकल एक्सिस और रेडिकल सेंटर कुछ नहीं होता है। ठीक है, छोटी सी डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन को मैं पहले लिखता हूँ और फिर उस डेफिनेशन को मैं समझाता हूँ। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होता है रेडिकल एक्सिस का और रेडिकल सेंटर का? डेफिनेशन होता है कि रेडिकल एक्सिस को मैं r.a से डिनोट करूंगा, मैं यहां लिख दिया हूं तो समझ जाना। रेडिकल एक्सिस ऑफ टू सर्किल लेट s1 बराबर 0 एंड s2 बराबर 0। ठीक है, लेट s1 बराबर 0 एंड s2 बराबर 0 इज अ लोकस ऑफ ए पॉइंट, इज अ लोकस, लास्ट तक दिखाई दे रहा है ना बोर्ड? ठीक है, लोकस ऑफ अ पॉइंट, लोकस ऑफ अ पॉइंट, ठीक है, लोकस ऑफ अ पॉइंट which has equal पावर, याद करो पावर का कंसेप्ट बताया था कि नहीं, पावर का कंसेप्ट, which has equal Yes, sir. power with respect to both the circuit। याद करो मैंने बताया था आपको पावर का मतलब विथ रेस्पेक्ट टू बोथ द सर्किल। ये होता है डेफिनेशन किसका? ये डेफिनेशन होता है किसका? रेडिकल एक्सिस का डेफिनेशन होता है। क्या रेडिकल एक्सिस बोलता है कि P पॉइंट का लोकस सच दैट P पॉइंट का जो पावर है दोनों सर्किल से, P पॉइंट का पावर जो है दोनों सर्किल से क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे कि जो P का जो लोकस आएगा वो क्या आएगा? एक रेडिकल एक्सिस आएगा। देखो ये P पॉइंट है मेरा, P ये H कॉमा K है, तो P पॉइंट का पावर यदि मैं S1 इक्वल टू 0 के रेस्पेक्ट में निकालूं और S2 इक्वल टू 0 के रेस्पेक्ट में निकालूं तो क्या होगा? देखो हमें S1 बराबर 0 का मतलब सबको पता है, क्या होता है जी? एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 2g1h प्लस 2f1y प्लस c1। ये हो गया पहले सर्किल का पावर, हो गया कि नहीं? पावर ऑफ ठीक है S1 इज इक्वल टू पावर ऑफ S2 विथ रिस्पेक्ट टू PH कॉमा के, और यहां भी विथ रिस्पेक्ट टू PH कॉमा के। देखो इतने के बराबर हो जाएगा कि नहीं? बताओ हाँ या ना? हो जाएगा? बोलो हाँ या ना? ठीक है, ठीक है। तो दूसरा क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 2g2h प्लस 2f2y प्लस c2। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बताओ हाँ या ना? हो जाएगा? ठीक है। तो अब देखो एक्स स्क्वायर को एच स्क्वायर से कैंसिल, के स्क्वायर को के स्क्वायर से कैंसिल, और इस पूरे को तुम इधर उठा के लेके आ जाओ और एच के बदले एक्स पुट कर दो और यहाँ के होगा, सॉरी यहाँ के होगा, एच के बदले एक्स पुट कर दो, के बदले वाई पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा? देखो 2h एक्स कॉमन हो जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा? g1 माइनस g2 प्लस 2f1 माइनस f2 इंटू वाई प्लस c1 माइनस c2 बराबर 0। बताओ ये इक्वेशन होगा कि नहीं होगा? ये इक्वेशन होगा कि नहीं होगा? बताओ हाँ या ना? ये इक्वेशन निकल के आएगा? यस सर। अब देखो ये इक्वेशन निकल के आएगा तो ये जो इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन है कि नहीं? एक्स वाई में लीनियर इक्वेशन है कि नहीं? बताओ हाँ या ना? Yes, sir.
Yes, sir. तो ये लीनियर इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करेगा? ऑब्वियस सी बात है कि स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? Yes, sir. तो यदि ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा तो इसका मतलब ये पी पॉइंट से क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन पास होगा, और इसी पी पॉइंट से स्ट्रेट लाइन पास होगा तो इसी को हम क्या बोलेंगे? पावर। सॉरी, पावर नहीं, रेडिकल एक्सिस। इसी को क्या बोलेंगे? रेडिकल। यानी इसका पावर इस पॉइंट से और इसका पावर इस पॉइंट से जब इक्वल होगा, तो जब हमने मैथमेटिकली इक्वल किया तो इक्वल करने पे हमें एक स्ट्रेट लाइन मिला, और इस स्ट्रेट लाइन जो है एक्चुअल में इसी रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन है। समझ में आया कि नहीं? इसको याद कर लेना। समझ में आया सबको? यहां तक आ गया? ठीक है, तो इसको फटाफट नोट करना है या स्क्रीनशॉट लेना है, जो भी ले लो, मैं रफ कर रहा हूं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ले लिया सब लोग? यस सर। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखो कि ये जो रेडिकल एक्सिस है, इस रेडिकल एक्सिस के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, जो कि याद रखना, जो कि हम क्वेश्चन में ना डायरेक्टली यूज करेंगे। इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को क्वेश्चंस में हम डायरेक्टली यूज करेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस करते वक्त जो भी हम नोट्स लिखाते हैं, ठीक है ना, उन नोट्स का स्पेशली ध्यान रखना। ठीक है, उन नोट्स का स्पेशली ध्यान रखना। ठीक है, कि जो सर ने नोट्स लिखाया था तो कौन सा नोट्स कहाँ पे इस्तेमाल होगा। ठीक है, कौन सा नोट्स कहाँ पर इस्तेमाल होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्योंकि नोट्स लिखाने के पीछे पर्पस ही इतना है कि डायरेक्टली क्वेश्चन उसी नोट्स पर आएगा। ठीक है, तो हमने रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन निकाल दिया, जो कि अब डायरेक्टली मैं लिखता हूं। रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन किसके बराबर हो जाएगा जी? किसके बराबर हो जाएगा? S1 माइनस S2 बराबर 0। डायरेक्टली मैं लिख सकता हूं अब। यस सर। S1 माइनस S2 बराबर 0, जो कि वो आएगा। तो हम हर जगह तो वो नहीं लिखेंगे, हम हर जगह ये लिखेंगे, S1 माइनस S2 बराबर 0। S1 माइनस S2 बराबर 0 का मतलब क्या है आप समझ गए। ठीक है, बता चुका हूं। ठीक है, अब देखिए कि हमने ये निकाल दिया, तो अब इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो सबसे पहला रिजल्ट, फर्स्ट रिजल्ट क्या हो जाएगा जी? कि रेडिकल एक्सिस क्या है मेरा? रेडिकल एक्सिस इज अ स्ट्रेट लाइन। सबसे पहला पॉइंट तो ये हो गया कि रेडिकल एक्सिस क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन होगा। सही बात है कि नहीं? रेडिकल एक्सिस क्या होगा जी? एक स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, अरे समझ में आया सबको? Yes, sir. ठीक है, रेडिकल एक्सिस एक स्ट्रेट लाइन होगा। दूसरी बात कि रेडिकल एक्सिस जो होगा वो, ठीक है, रेडिकल एक्सिस जो होगा, रेडिकल डायरेक्टली लिख देता हूं, आर डॉट है। ठीक है, रेडिकल एक्सिस, ठीक है, इज परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ द सर्किल। रेडिकल एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ सर्किल्स। ओके, मतलब कि देखो मेरे पास, याद करो, ये पी पॉइंट था और ये मेरा एक सर्किल था, और दूसरा सर्किल ये था मेरा, ये मेरा S1 था और ये मेरा S2 था। यहां से इसको मैंने ज्वाइन करा दिया था। ओके, इन दोनों को ज्वाइन करा दिया था। तो ऑब्वियस सी बात है, देखो ये मेरे को C1 है, ये मेरे को C2 है, और इसका इक्वेशन मुझे पता है। तो आप क्या करो, C1 और C2 से स्लोप निकाल लो। C1 पता है, C2 पता है, तो स्लोप निकाल लोगे। बिल्कुल करेक्ट। और P का इक्वेशन हमने अभी भी निकाला था पीछे। ठीक है, याद करो, 2G1 माइनस G2 इंटू एक्स प्लस 2F1 माइनस F2 प्लस इंटू वाई प्लस C1 माइनस C2 निकाले थे। और याद रखना वहां C1 C2 क्या कांस्टेंट है, ना कि ये C1 C2। तो यहाँ से वहां से सर्किल निकाल के और इस इक्वेशन का स्लोप निकाल के, इन दोनों के स्लोप निकाल के, इन दोनों के स्लोप को क्या करो, मल्टीप्लाई करो, तो देखना -1 के बराबर आ जाएगा। और यदि ये -1 के बराबर आ जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या होगा, आपस में परपेंडिकुलर होगा। होगा कि नहीं होगा? तो ये करने तो मैं नहीं जाऊंगा, बस समझ लेना, ऐसे ही ऐसे निकाला गया है। कर लोगे तुम लोग? करना नहीं है, बस मान लेना। ठीक है, मैंने तरीका बताया कि भाई कैसे हम इसको निकालेंगे। ठीक है, समझ गए सब लोग? यस सर। ठीक है, अब देखो कि तुम नोटिस करके देखो कि यहां से, ठीक है, यदि किसी भी पॉइंट से मैं डिस्टेंस निकालूंगा ये, और यहां से किसी भी पॉइंट से डिस्टेंस निकालूंगा, ठीक है, तो ये क्या होता था, रूट S1, ये क्या होता था जी, ये लेंथ ऑफ ट्रांजिट होता था। याद करो जब पावर निकालते थे
तो एक बार ये pt स्क्वायर हो जाता था कि नहीं, ये t है, t1 है और ये t2 है, तो ये pt t1 स्क्वायर हो जाता था, वो t2 स्क्वायर हो जाता था। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से कि लेंथ ऑफ tangent फ्रॉम P2, टेंजेंट लिख लो P2 सर्किल्स, P2 सर्किल्स आर इक्वल, एंड ये क्या हो जाएगा, रूट S1 बराबर रूट S2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा जी, हो जाएगा, बताओ हाँ है ना। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि PT1 हम निकालेंगे तो रूट S1 के बराबर, और PT1 भी क्या होता है, पावर ही होता है। वो लेंथ ऑफ टेंजेंट एक्चुअल में क्या होता है, इसके रेशियो में पावर ही तो होता है, P से हम जब निकालेंगे तो। और हम बोल रहे हैं इस केस में, रेडिकल एक्सिस में के केस में, कि PT1 बराबर PT2 होगा। हम ये बात बोल रहे हैं कि PT1 बराबर क्या हो जाएगा, PT2 हो जाएगा। ये तो हम बोल ही रहे हैं। आई होप क्लियर हो गया ये पॉइंट, हो गया क्लियर? अरे जल्दी बोलो हाँ ना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इफ circles are intersecting, देखो यदि सर्किल इंटरसेक्टिंग होगा तो रेडिकल एक्सिस क्या हो जाएगा, याद करो मैंने कॉमन कोड का इक्वेशन S1 माइनस S2 बराबर 0 निकाला था। Yes. ठीक है, तो यदि इफ सर्किल्स आर इंटरसेक्टिंग देन कॉमन कॉर्ड विल बी रेडिकल एक्सिस। सही बात है कि यदि सर्किल इंटरसेक्टिंग होगा तो उसका जो कॉमन कॉर्ड होगा वही क्या हो जाएगा, रेडिकल एक्सिस हो जाएगा। समझ में बात आई कि नहीं आई? ये भी ओबियस पॉइंट है, समझ में आ गया सबको? यस सर। ठीक है, तो देखो ये पॉइंट हो गया, तो ये पॉइंट सारा फटाफट नोट करते जाना। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखो। ठीक है, ठीक है, तो देखो ये पॉइंट क्लियर हो गया, आई होप समझ में आ गया सबको। ठीक है, अब नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा नोट 5। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कि देखो कि यदि सर्किल एक दूसरे को टच करे, ठीक है, सर्किल एक दूसरे को टच करे, ठीक है, यदि सर्किल एक दूसरे को टच करेगा तो क्या होगा, ध्यान देना कि सर्किल एक दूसरे को टच करे तो क्या होगा। देखो सर्किल यदि टच करता है एक दूसरे को, यदि सर्किल टच करेगा ऐसे, ये ऐसे, और या सर्किल कैसे टच कर सकता है जी, ऐसे और ऐसे, ये दो तरीके से। तो कॉमन टेंजेंट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये कॉमन टेंजेंट जो हो जाएगा यही क्या हो जाएगा, रेडिकल एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, ये जो कॉमन टेंजेंट आप निकालोगे, क्योंकि देखो ना यहाँ से मान लो कि कोई पॉइंट यहाँ लोगे, तभी तो ये सेंटर से ये रेडियस है, ये डिस्टेंस इक्वल होगा। ठीक है, तो ये डिस्टेंस जैसे इक्वल होगा तो ऑब्वियस सी बात है ये भी क्या हो जाएगा, पावर अप। तो मतलब पावर इक्वल हो जाएगा, तो ये रेडिकल एक्सिस हो जाएगा। तो क्या पता लगा कि इफ सर्किल्स आर टचिंग externally touching each other externally or internally, then common tangent will be रेडिकल एक्सिस। भाई सिंपल है, यदि आपको प्रूफ करना है कैसे, तो आप कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन लिखना मैंने सिखाया है, तो कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन लिखो और फिर रेडिकल एक्सिस के लिए S1 माइनस S2 करो। ओके, जिस पॉइंट से मतलब कोई पॉइंट गिवन होगा, जिस भी पॉइंट से आपको बोल रहा है, या P का लोकस निकाल करके यहाँ से लिख लो PH, K, और फिर निकाल के देखो कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन, और फिर ये H, K पे, तो आपको दोनों ना सेम आएगा, दोनों सेम आएगा, तो इसका मतलब इसका इक्वेशन होता है। आई होप समझ में आ गया।
समझ में आ गया ये पॉइंट? आ गया जी? यस सर। ठीक है, यस सर। तो ये पॉइंट आ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट है, देखो एक बात बताओ कि यदि कंसेंट्रिक सर्किल आ जाए, ठीक है, कंसेंट्रिक सर्किल आ जाए, कैसा सर्किल? कंसेंट्रिक सर्किल, ठीक है। यदि कंसेंट्रिक सर्किल आ जाए कि एक सर्किल है और फिर एक और सर्किल है, तो तुम बताओ इस केस में रेडिकल एक्सिस एग्जिस्ट करेगा क्या? नो सर। नो सर। कभी नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि याद करो 2 इंटू मैंने क्या लिखा था, G1 माइनस G2 इंटू एक्स, ऐसे लिखा था, याद करो इक्वेशन में लिखा था कि नहीं? तो जब कंसेंट्रिक हो जाएगा तो G1 और G2 क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा, तो G1 माइनस G1 ही हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो जीरो आ जाएगा, तो एक्स वाला टर्म और वाई वाला टर्म दोनों जीरो हो जाएगा, तो सिर्फ बचेगा क्या, सिर्फ बचेगा C1 माइनस C2 बराबर जीरो। तो ये किसी स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन थोड़े ना है, समझ बात है? तो यहां से क्या पता लगता है, यहां से ये पता लगता है कि कंसेंट्रिक सर्किल के केस में रेडिकल एक्सिस एग्जिस्ट नहीं करेगा, रिमेनिंग किसी भी केस में रेडिकल एक्सिस एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ठीक है, तो इस पॉइंट को लिख लेते हैं कि इफ सर्किल्स आर कॉन्सेंट्रिक, ठीक है, इफ सर्किल्स आर कंसेंट, किसका माइक ऑन है, कंसेंट्रिक, then radical axis does not exist in all other cases रेडिकल एक्सिस एग्जिस्ट। उसके अलावा जितने भी दुनिया में केस पॉसिबल है, जैसे सर्किल दोनों को टच कर रहा है, सर्किल एक दूसरे को कंटेन कर रहा है, चलो कंटेन वाला भी आगे बताएंगे, या सर्किल इंटरनली टच कर रहा है या एक्सटर्नली कर रहा है, या सर्किल डिसजॉइंट है, उन सभी केस में क्या होगा, उन सभी केस में एग्जिस्ट करेगा, सिर्फ कॉन्सेंट्रिक के केस में एग्जिस्ट नहीं करेगा। आई होप क्लियर हो गया, ये बात क्लियर हो गया? यस। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है कि मान के चलो कि सर्किल एक दूसरे को कंटेन करता, तब क्या होगा? तो यदि एक दूसरे को कंटेन करेगा तो सोच कर बताओ कि रेडिकल एक्सिस किधर एग्जिस्ट करना चाहिए, बाहर या सर्किल के बाहर या सर्किल के अंदर? यदि एक दूसरे को कंटेन करेगा तो रेडिकल एक्सिस किधर एग्जिस्ट करना चाहिए, सर्किल के बाहर या सर्किल के अंदर? सोच कर बताओ। हाँ जी, क्या आंसर आया? देखो सिंपल सी बात है, ध्यान देना कि एक सर्किल ये है और इसका सेंटर ये है, दूसरा सर्किल ये है और इसका सेंटर ये है। ओके, ये सर्किल है। अब देखो यदि मैं अंदर में लाइन लेता हूं, तो C1 के रेस्पेक्ट में यदि मैं पावर पॉइंट निकालू इस रेडिकल एक्सिस पे, पावर निकालू इस रेडिकल एक्सिस में, तो C1 के रेस्पेक्ट में पावर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा? नेगेटिव आएगा। बट C2 के रेस्पेक्ट में क्या आएगा, पॉजिटिव। तो कभी जिंदगी में नेगेटिव पॉजिटिव आपस में इक्वल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो इक्वल किस केस में होगा, इक्वल उसी केस में होगा जब ये बाहर रहेगा। अब C2 के रेस्पेक्ट में भी ये रूट है, मतलब C2 के रेस्पेक्ट में भी S1 की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, C1 के रेस्पेक्ट में भी S1 की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अब देखो बच्चों का एक क्वेश्चन होता है क्या कि सर ऐसे बना दो, तो इसमें तो देखो सर C1 भी निगेटिव होगा, ठीक है, C1 के रेस्पेक्ट में भी निगेटिव आएगा क्योंकि सर्किल के अंदर है, और C2 के रेस्पेक्ट में भी सर निगेटिव आएगा, तो दोनों बराबर होना चाहिए। आएगा ना क्वेश्चन? अरे आएगा कि नहीं आएगा बताओ? यस सर। तो इसका बताओ कोई लॉजिक किसी के दिमाग में है, इसका लॉजिक कि ये क्यों नहीं होगा, हमेशा सर्किल के बाहर क्यों होगा, ये क्यों नहीं होगा, बताओ? किसी के पास वर्षा जोशी बताओ दिमाग में है कि क्यों हो रहा है ऐसा? यदि इसमें करेंगे तब तो रूट S1 और रूट S2 दोनों बराबर आ जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव, तो इसमें तो होना चाहिए ना। हाँ जी, कौन बताओगे? देखो ध्यान दो, एक्सप्लेन करता हूं, कोई बताओगे? वर्षा जोशी? नहीं पता है सर। सपना कुमारी कहाँ गई? सपना नहीं आई क्या आज?
सपना जी आप सर बताइए। मैं प्रेजेंट। हाँ सर प्रेजेंट हो, पता नहीं, मेरे बता हिसाब से लॉजिक। तो होना चाहिए। हाँ नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा तो इक्वल होना चाहिए। चलो देखो, मैं लॉजिक को क्लियर करता हूँ। देखो यदि इस केस में तुम S1 माइनस S2 करोगे, इस केस में S1 माइनस S2 करोगे, ठीक है, ये देखो C1 है और C2 को ये कंप्लीटली कंटेन कर रहा है। C1 और मतलब C1 जो है C2 को कंप्लीटली कंटेन कर रहा है। यदि C1 C2 को कंप्लीटली कंटेन कर रहा है, अब देखो जैसे मैंने सपोज ये वाला पॉइंट ले लिया, ओके, यदि मैं ये वाला पॉइंट ले लिया तो इस C2 के ये पॉइंट क्या है, बाहर है, अरे है कि नहीं? यस यस सर। बट C1 के अंदर है, C1 के अंदर है। जब C2 के बाहर है तो यहां से जब हम पावर निकालेंगे तो C2 के लिए पॉजिटिव दे देगा, बट C1 के लिए क्या दे देगा, नेगेटिव दे देगा। नेगेटिव। तो यहां पर क्योंकि पॉइंट तो पूरे स्ट्रेट लाइन पे लाई करना चाहिए, ठीक है, पॉइंट तो पूरे Yes, स्ट्रेट sir. लाइन पे तो ये लेकिन देखो पॉइंट तो पूरे स्ट्रेट लाइन पे करना चाहिए, तो यहां पर ये गड़बड़ रिजल्ट दे देगा, एब्सर्ड रिजल्ट दे देगा। तो क्योंकि भाई एटलीस्ट पॉइंट तो सारे कवर होना चाहिए ना, सर्किल के अंदर जितने पॉइंट है वो सारे एटलीस्ट कवर होना चाहिए, कम से कम इतना कवर होना चाहिए। तो सर्किल के अंदर वाले भी सारे पॉइंट कवर नहीं है, ठीक है, तो इसी वजह से इस केस में आपका एब्सर्ड रिजल्ट दे देगा। तो याद रखना, क्या पॉइंट याद रखोगे कि यदि सर्किल एक दूसरे को कंटेन करेगा तो इस बात की गारंटी है कि हमारा पावर जो बनेगा, पावर हमेशा क्या बनेगा, सर्किल के बाहर बनेगा, सर्किल के अंदर नहीं बन सकता है, ठीक है। तो देखो छोटा सा पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ठीक है लिखवा दिया कि इफ वन सर्किल कंटेन अनदर सर्किल completely then radical axis must be outside both the circle, outside both the circle, कि दोनों सर्किल के हमेशा बाहर होगा। समझ में आ गया ये बात, समझ गए, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है कि देखो जब हम पावर निकाल रहे थे तो पावर क्या होता था जी, पावर क्या होता था जी, पावर होता था कि ये P पॉइंट था और यदि मैं ये मेरा रेडिकल एक्सिस है तो यहाँ से ये डिस्टेंस और यहाँ से ये डिस्टेंस क्या था जी, इक्वल था कि नहीं था, इक्वल था कि नहीं, अरे हाँ है ना, इक्वल था। अब देखो यदि ये दो सर्किल है मेरा, ये दो सर्किल है मेरा और इन दोनों सर्किल पे ये कॉमन टेंजेंट है, तो इसका मतलब है कि रेडिकल एक्सिस होगा कहीं ना कहीं। तो यहां से ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा कि नहीं होगा, बताओ हाँ या ना, इक्वल होगा। सिमिलरली यदि मैं ट्रांसवर्स बनाऊं, सॉरी थोड़ा उल्टा बन गया, तो भी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस को इक्वल होना पड़ेगा, पावर होगा। तो इसका मतलब क्या पता चला कि जो कॉमन टेंजेंट है दो सर्किल पे, उस कॉमन टेंजेंट को हमेशा रेडिकल एक्सिस क्या करेगा, कॉमन टेंजेंट को रेडिकल एक्सिस बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। तो क्या पॉइंट बना कि रेडिकल एक्सिस बाइसेक्ट्स द कॉमन टेंजेंट्स टू द सर्किल्स। सही बात है कि नहीं, कि जो कॉमन टेंजेंट्स बनेगा उन कॉमन टेंजेंट्स को क्या करेगा, क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। समझ में आया कि नहीं आया, बताओ हाँ या ना, समझ में आया, समझ में आया जी, यस सर, यस सर, ठीक। यस सर। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि मान लो कि हमारे पास दो सर्किल है, ठीक है, लिखते जाना सारा पॉइंट, ठीक है। वैसे आज तो सही चल रहा है भाई, अभी तक कोई डिस्टरबेंस नहीं हुई हाँ, आवाज भी सही आ रहा है ना, यस सर। आज तो मतलब अभी तक स्क्रीन भी नहीं गया है, अच्छी बात है। सर बोलिए मत, नहीं तो जल्दी चला जाएगा। अब जाना होगा तो जाएगा ही, बोलने से क्या होता है, ठीक है। हाँ सर वो भी है। देखिए अब क्या है कि मान लो दो सर्किल है, एक सर्किल ये है और एक सर्किल ये है। अब मैंने एक तीसरा सर्किल बनाया, तीसरा सर्किल क्या कर रहा है, इन दोनों सर्किल को ऑर्थोगोनली, ये तो पेन ही नहीं चल रहा, ऑर्थोगोनली कट कर रहा है। तीसरा सर्किल बनाया, इस तीसरे सर्किल को ये
ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, ठीक है। इस पॉइंट पे क्या कर रहा है, ऑर्थोगोनली कट कर रहा है। इस पॉइंट पे क्या कर रहा है, ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, समझ गए ना। यहाँ पर क्या है, ऑर्थोगोनली कट कर रहा है। तो यदि ये ऑर्थोगोनली यहाँ पे कट करेगा तो ये जो लाइन है किधर से पास करेगा, इस सर्किल के सेंटर से पास करेगा। ये मेरा टेंजेंट हो गया, और ये जो नॉर्मल आएगा ये सेंटर से पास करेगा कि नहीं करेगा, बताओ हाँ या ना, करेगा। क्योंकि इस सर्किल का जो नॉर्मल बनेगा वो क्या करेगा, इसके सेंटर से पास करेगा। हम जानते हैं, देखो ना, बड़े वाले सर्किल पे ये लाइन क्या है, नॉर्मल है कि नहीं, वैसे ही वो लाइन नॉर्मल है कि नहीं। तो यदि ये मेरा रेडियस आर है तो ये भी रेडियस आर है कि नहीं है, अरे है। Yes. और यदि ये दोनों इक्वल हो गया तो इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट है ना पक्का इन दोनों सर्किल के रेडिकल एक्सिस पे लाई करेगा। करेगा कि नहीं करेगा जी, Yes, sir. इन दोनों S1 बराबर 0 एंड S2 बराबर 0, ठीक है। और ये मेरा रेडिकल एक्सिस हो गया। तो इस बात की गारंटी है, इस बात की गारंटी है कि जो रेडिकल ये जो पॉइंट है इसका जो सेंटर है बड़े वाले सर्किल का हमेशा इन दोनों सर्किल के रेडिकल एक्सिस पे लाई करेगा। तो इस पॉइंट को हम लिख लेते हैं, समझ में आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेंटर ऑफ सर्किल, सेंटर ऑफ सर्किल, ठीक है, सेंटर ऑफ सर्किल विच इंटरसेक्ट दिस, सेंटर ऑफ सर्किल विच intersect these two circles orthogonally, ठीक है, orthogonally, then center of, अच्छा, center of circle which intersect orthogonally this circle, then क्या लिख दो, then center lies on radical axis of these two circles, थोड़ा सा लैंग्वेज गड़बड़ हो गया। सेंटर ऑफ सर्किल विच इंटरसेक्ट दीज टू सर्किल ऑर्थोगोनली, देन यहाँ लिख लो अ सर्किल in which it intersect two circles orthogonally, then center lies on radical axis of these two circles। अब सही लैंग्वेज बन गया, देखो समझ गए, समझ में आ गया। देखो बताओ समझ में आ गया यहाँ तक, अरे समझ में आ गया, Yes. ठीक है। तो देखो ये जितने नोट पॉइंट लिखा रहा हूँ, जिसको मैं नहीं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ वो नहीं इंपॉर्टेंट, रिमेनिंग जितने भी है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लास्ट नोट क्या है हमारा, वो है रेडिकल। नोट क्या है कि ये पॉइंट है रेडिकल सेंटर। ये सारा स्टोरी था रेडिकल एक्सिस के रिगार्डिंग। अब लास्ट नोट है हमारा रेडिकल सेंटर। तो रेडिकल सेंटर क्या होता है ध्यान समझना। देखो रेडिकल सेंटर होने के लिए, ठीक है, सबसे पहले मेरे पास 3 सर्किल होना जरूरी है, ठीक है। जैसे कि तुम नोटिस करके देखो कि रेडिकल एक्सिस होने के लिए हमारे पास 2 सर्किल होना जरूरी है। 2 सर्किल होगा तभी हम रेडिकल सेंटर बोल सकते हैं, रेडिकल एक्सिस बोल सकते हैं। वैसे ही रेडिकल सेंटर के लिए 3 सर्किल होना जरूरी है, ठीक है। अब 3 सर्किल जो है ध्यान से देखो कि रेडिकल, देखो एक सर्किल मेरा ये हो गया, दूसरा सर्किल मेरा ये हो गया, और तीसरा सर्किल मेरा ये हो गया। ओके, ये मान लेता हूँ C1, ये मान लेता हूँ C2, ये मान लेता हूँ C3। तो इसको यदि मैं मिला दूँ, इसको मिला दूँ, इसको मिला दूँ, तो इन दोनों पर C1 C2 के कारण जो रेडिकल एक्सिस आएगा वो क्या आएगा, इस तरह से आएगा कुछ, रहेगा कि नहीं। ये रेडिकल एक्सिस बना किसके कारण, 1 और 2 के कारण। दूसरा रेडिकल एक्सिस क्या आएगा, ऐसे आएगा, किसके कारण, रेडिकल एक्सिस 2 और 3 के कारण।
और तीसरा रेडिकल एक्सिस कैसे आएगा, ऐसे आएगा, रेडिकल एक्सिस 3 और 1 के कारण ऐसे आएगा कि नहीं आएगा। तो ये जो 3 रेडिकल एक्सिस है, ये 3 रेडिकल एक्सिस जहां पर ये इस पॉइंट पे क्या होगा, कनकरेंट होगा, ठीक है, कनकरेंट होगा। सर इसमें रेडिकल एक्सिस इनसाइड है ना, ये कब पूछी थी मेरे को ध्यान ही नहीं है, ठीक है, इनसाइड होगा, ठीक है। तो ये यदि, सॉरी इनसाइड नहीं, मतलब ये कनकरेंट होगा, कनकरेंट होगा तो ये जो पॉइंट ऑफ कनकरेंसी है, इसी पॉइंट ऑफ कनकरेंसी को क्या बोलते हैं, रेडिकल सेंटर। क्या बोलते हैं, रेडिकल सेंटर। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया रेडिकल सेंटर क्या होता है, अरे आया कि नहीं आया, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, यदि मैं पहला रेडिकल R12 लिखूँ तो R12 क्या हो जाएगा जी, S1 माइनस S2 बराबर 0। R13 23 लिखूँ तो 23 क्या हो जाएगा, S2 माइनस S3 बराबर 0। R31 लिखूँ तो ये क्या हो जाएगा, S3 माइनस S1। अब यहाँ से एक L1 आएगा, यहाँ से एक L2 आएगा, यहाँ से एक L3 आएगा। अब कनकरेंसी दिखाने के लिए हमको पता है कि L1 और L2 को सॉल्व करो, L3 को पुट करो, बताए थे ना जी कनकरेंसी के लिए कंडीशन, अरे बताए थे हाँ या ना, कि L1 L2 से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला है वो पॉइंट ऑफ L3 में पुट करो, यदि ये सेटिस्फाई कर दिया तो L1 L2 L3 को क्या बोलेंगे, कॉन्करेंट बोलेंगे। तो इस बात को ऐसे प्रूव किया जा सकता है कि भाई S1 S2 S3 तीनों गिवन होगा। जब तीनों गिवन होगा, तीनों गिवन होगा, हाँ रेडिकल एक्सिस, ठीक है, पूजा जाट कि ऑर्थोगोनली वाला जो केस बताए वो ऑब्वियस सी बात है, सर्किल के अंदर नहीं था, बड़े वाले सर्किल के अंदर था वो, लेकिन वो दोनों छोटे वाले सर्किल के बाहर था, ठीक है, याद करो फिगर। तो R12 क्या हो जाएगा L1, मतलब ये तीनों क्या होगा, इंटरसेक्शन। तो सिंपल सी बात है कि पॉइंट ऑफ कनकरेंसी को हम क्या बोलेंगे, कनकरेंसी इज कॉल्ड रेडिकल सेंटर। पॉइंट ऑफ कनकरेंसी ऑफ L1, L2, एंड L3, ये तीनों को क्या बोलेंगे, रेडिकल सेंटर। आई होप समझ में आ गया, बताओ समझ में आ गया कि नहीं आ गया, समझ में आ गया रेडिकल सेंटर क्या होता है। यस सर। ठीक है, तो देखो ये स्टोरी था सारा रेडिकल एक्सिस और रेडिकल सेंटर के बारे में। इतना हमारा इनफ पॉइंट है जेएमएन और जे एडवांस के हिसाब से। बहुत सारे बुक में रेडिकल सेंटर का भी ढेर सारा पॉइंट लिखा हो, कोई सेंस नहीं है उसको पढ़ने का, ठीक है, इतने से काम आपका हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। अब कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस में देखो फटाफट करो, मैं ग्रुप पर देखो एक क्वेश्चन भेज रहा हूं। देखो ये जो क्वेश्चन है, देखो ध्यान से पढ़ो ये क्वेश्चन। देखो आया क्या है, क्वेश्चन आया, देखो ग्रुप पर मैंने भेजा है, ग्रुप पर क्वेश्चन दिख रहा है सबको। यस। देखो जितना पॉइंट मैंने कवर किया है यही सारे पॉइंट्स लिखे होंगे, ठीक है, देख लेना। कुछ एक्स्ट्रा मेरे ख्याल से मैंने जितना लिखा है उससे कम ही लिखा होगा या उतने बराबर लिखा है, फिर भी कुछ एक्स्ट्रा इसमें होगा तो समझ लेना, नहीं समझ में आए तो पूछ लेना, ऐसा मुझे नहीं लगता है कि होगा। फिर भी 21 क्वेश्चन देखो तो रीड करो, हो जाएगा क्या, 21 क्वेश्चन रीड करके बताओ हो जाएगा क्या, रीड करके बताओ हो जाएगा क्या। सिर्फ रीड करके सॉल्व नहीं करना, रीड करके बताओ हो जाएगा क्या।
हो जाएगा क्या, जल्दी बताओ। अरे बोलो हाँ या ना। भाई सीधे दिख रहा है, डायरेक्टली एप्लीकेशन है, दिख रहा है ना सबको। यस सर। तो भाई इसको तो खुद ही कर लेना, ठीक है, कोई मतलब नहीं है कराने का। तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन मैंने डाला है, इन दोनों क्वेश्चन को करो तो फटाफट। देखो 2 क्वेश्चन डाला है। जल्दी सॉल्व कीजिए। किसका इसका आंसर आ गया, जल्दी बताओ। हाँ जी हो गया क्या, फर्स्ट का आंसर आ गया, जल्दी बोलो हाँ या ना। फर्स्ट का आंसर Yes, बताओ। फर्स्ट का आ गया। फर्स्ट का आ गया, सेकंड कर रहे हैं। हाँ वर्षा जोशी क्या आंसर आया आपका। क्या आंसर आया जी। सर 2G3 G1 minus G2 plus 2F3 F1 minus F2 is equal to C1 minus C2। ओके ठीक है, लेकिन इसमें G1 G2 कैसे आ रहा है भाई। अच्छा प्रूफ करना है इसलिए, ठीक ठीक। क्वेश्चन तो अभी अभी मैंने बताया ही था। हेलो, फर्स्ट क्वेश्चन तो मैंने बताया ही था ना। अरे हाँ या ना।
फर्स्ट क्वेश्चन तो मैंने बताया ही था। अरे हाँ या ना जल्दी बोलो। यस सर। ठीक है, तो फर्स्ट तो मैं बता ही चुका हूं। ठीक है, सेकेंड बताओ, सेकेंड हो गया। -4x + 2y + 15 = 0। ठीक है, ओके, और लोग बताओ। सर आंसर क्या है इसका? आंसर तो नहीं है, मैं सॉल्व करूंगा इसको। हाँ जी, आ गया आंसर। किसका इसका आंसर आ गया? काफी टाइम हो गया, अब मैं करता हूं। देखो, मैं करूं सेकेंड पार्ट। हेलो, यस सर। चलिए देखिए, सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है कि हमारे को दो सर्किल गिवन है। ठीक है, हमें दो सर्किल गिवन है। देखिए कि क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन था हमारा कि फाइंड सो दैट ये फाइंड द क्वेश्चन ऑफ द सर्किल पासेस थ्रू द ओरिजिन, कि जो सर्किल है वो ओरिजिन से पास कर रहा है और इन दो सर्किल को ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, इस तरह से। ये है ना, ये है ना क्वेश्चन। और मेरा सर्किल का क्वेश्चन x² + y² - 6x + 8 x² + y² - 2x - 2y - 7 बराबर 0। ठीक है, ये दो सर्किल है और ये सर्किल जो है ओरिजिन से भी क्या कर रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है। तो मान लिया ये ओरिजिन से पास कर रहा है। ओके, ठीक है, समझ में आई ये यहाँ तक? अब देखो, ऑब्वियस सी बात है, यदि ये दोनों इस पे ऑर्थोगोनल लेते, इसका जो सेंटर होगा वो सेंटर किधर से पास करेगा? इन दोनों सर्किल के रेडिकल एक्सिस से पास करेगा। बताए थे ना ये पॉइंट? यस सर। तो इसका मतलब रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन निकालेंगे। क्या निकला रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन? कोई बताओ मुझे, कोई बताओ। 4x - 2y - 15। 4x - 2y - 15 बराबर 0। ये हमने रेडिकल एक्सिस का निकाला। अब इस रेडिकल एक्सिस पे कहीं ना कहीं सेंटर होगा, मतलब इस सर्किल पे, स्ट्रेट लाइन पे कहीं ना कहीं सेंटर लाई करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? अरे हाँ है ना। तो मैंने क्या किया, इस सेंटर को सपोज कर लिया कि सेंटर जो है, सेंटर को सपोज कर लिया t, t इसमें डाल दिया x के बदले। याद करो, कोई भी वेरिएबल पॉइंट हम क्या सपोज करते थे, t, इसमें पुट कर देंगे। तो t पुट कर देंगे तो 2y उधर लेके चला गया, तो 2y बराबर क्या हो जाएगा, 40 - 15/2 हो जाएगा। तो ये सेंटर हो जाएगा कि नहीं? ये बड़े वाले सर्किल का सेंटर हो जाएगा कि नहीं? बताओ हाँ या ना। हो जाएगा? अरे हो जाएगा। यस सर। अब देखो, यहां से यदि हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये टेंजेंट ऑब्वियस बात है सर्किल पर होगा, और ये कितने के बराबर हो जाएगा, √S1 के बराबर होगा कि नहीं? इस सेंटर जो है मेरा, ये सेंटर जो मैंने ये निकाला है, इसके रिस्पेक्ट में इस पे निकालेंगे तो ये √S1 के बराबर होगा कि नहीं? अरे होगा,
होगा कि नहीं होगा? यस सर। और ये रूट S1 होगा तो इस वाले सर्किल का रेडियस के बराबर होगा। तो ये पॉइंट मैंने ये सपोज किया है, इसको और 0 0 को यूज करके क्या करो, रेडियस लिख दो। तो रूट S1 बराबर क्या हो जाएगा, रेडियस लिख दो। अब जैसे ही इसको लिखोगे तो यहाँ से टी मिल जाएगा, तुम्हें टी मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? टी मिलते ही इसमें पुट कर दो, सेंटर मिल गया, सेंटर मिलते ही ये डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस निकाल दो तो आपको रेडियस मिल जाएगा। सेंटर रेडियस मिल गया तो सर्किल का इक्वेशन मिल गया। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बोलो हाँ। आ गया समझ में? सर हाँ। सर ये सेंटर के पॉइंट कैसे लिखे, टी और 40 माइनस 15/2? अरे भाई ये पॉइंट मैंने लिखना सिखाया था, याद करो। जब स्ट्रेट लाइन लिखा था तो स्ट्रेट लाइन पे कोई भी हमें वेरिएबल पॉइंट सपोज करना है तो एक्स कोऑर्डिनेट को मैंने टी सपोज किया और टी को पुट कर दिया तो वाई निकाल दिया। तो टी कॉमा ये इसको सेटिस्फाई करेगा। समझ गई? यस सर। तो वैसे मैंने बताया था, और पुट करके देखो सेटिस्फाई करेगा, गारंटी है। तो मैंने इसके सेंटर निकाल दिया टी के टर्म्स में, और सेंटर से रूट S1 क्या हो जाएगा, टेंजेंट का डिस्टेंस। तो रूट S1 यानी ये पॉइंट कोई भी सर्किल में, इस सर्किल में पुट करके क्या निकाल दिया, रूट S1। और फिर इससे ओरिजिन का डिस्टेंस निकाल के रेडियस बना दिया। इन दोनों को क्या किया, बराबर कर दिया। बराबर करते ही क्या निकल जाएगा, टी निकल जाएगा। टी पुट करते ही क्या निकल गया, सेंटर। अब सेंटर मिल गया और रेडियस 0 0 है तो डिस्टेंस फॉर्मूला से रेडियस निकाल दिया, सेंटर मिल गया। तो हो गया ना क्वेश्चन? अरे हो गया कि नहीं हो गया, बताओ आया ना? यस सर। समझ में आया क्वेश्चन? सबको आ गया समझ में? यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए देखिए। तो आई होप आपको सर्किल का सारे टॉपिक समझ में आ गया। लेकिन याद रखना, एक बार में कुछ भी समझ में नहीं आता है, ठीक है? बार बार जब तक नहीं पढ़ोगे, बहुत का तो मैंने वीडियो बनाया, लेकिन अब मैं वीडियो सारे का बना दूंगा आपको, ठीक है? बस ये सही से चल जाए और मैं यूट्यूब पर अपलोड कर देना। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि लाइव क्लास मत छोड़ना, ठीक है ना? कि चलो सर तो यूट्यूब पर डाल ही देते हैं तो छोड़ दो लाइव क्लास, आज सो जाते हैं, ये वाला काम मत करना, ठीक है? नहीं तो देना बंद कर दूंगा मैं, ठीक है? तो जब भी कुछ यहाँ समझ में नहीं आए तो आप वीडियो लेक्चर में जा करके, जो मैं अपलोड करूँगा उसमें जा करके देख लेना। मैं एवरी क्लास का मैं कर दूंगा, ठीक है ना? मुझे बस स्टार्टिंग में तुम लोग याद दिला देना कि सर रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दो, ठीक है? ये काम जरूर करना, ठीक है? और A to Z कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और A to Z कॉन्सेप्ट दिमाग में होना चाहिए। और एप्लीकेशन में एक दो क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन लेके मैं सबका एप्लीकेशन बता ही देता हूँ, ठीक है? तो एटलीस्ट इतना एप्लीकेशन आप जान ही जाओगे और इतना पढ़ ही आप क्वेश्चन क्रैक कर सकते हो। यदि दिमाग है ना तो इतने पे क्वेश्चन क्रैक कर लोगे, ठीक है? उसके लिए प्लेंटी ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूरी नहीं होता है। जिसके पास दिमाग है, जिसके पास नहीं होता है, वो उसको प्लेंटी ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस की जरूरी होता है, ठीक है? तो देखो इस तरह से आपका सर्किल चैप्टर फिनिश्ड। अब सर्किल चैप्टर में आप नोटिस करके देख लो, एक एक टॉपिक कवर हो गया, ठीक है? तो अब सर्किल चैप्टर A to Z फिनिश हो गया। आपके सीट जो है A to Z कंप्लीट करना है। सीट में मैंने बोला था कि क्या क्या कंप्लीट करना है। सबसे पहले क्या कंप्लीट करना है सीट में, पार्ट 1 का एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1 और पार्ट 2 जो टॉपिक वाइज क्वेश्चन है वो, जब वो कंप्लीट हो जाएगा तब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्यूशन कहीं से मत देखना, खुद से करना। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस खुद से करना, कहीं से भी इंटरनेट से भी सॉल्यूशन देखने की कोशिश मत करना। भले टाइम लगे, इट्स ओके, लेकिन करना। देखो एग्जाम में आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। यदि सॉल्यूशन मैं बताता हूं ना या कोई बताता नहीं तो सॉल्यूशन को आप रट रहे हो, समझ रहे हो? कहीं से सॉल्यूशन देखते हो तो सॉल्यूशन समझ के रट लिया। दिमाग तभी खुलेगा जब आप क्वेश्चन के साथ लड़ेंगे, उसमें दिमाग लगाएंगे, ठीक है? और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ दिमाग लगाओ। रिमेनिंग क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप इधर उधर से देख सकते हो, दूसरों से बोल सकते हैं और लड़ो। जब तक क्वेश्चन के साथ नहीं लड़ोगे आपका दिमाग नहीं बढ़ेगा। और मैथ्स में जब तक आपको जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जनरेट नहीं होगा तब तक मैथ्स में आप अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। तब तक आप 30 मतलब वही 40-45% स्कोर कर पाएंगे, ठीक है? जेई मेन में और जे एडवांस में 30-35% स्कोर कर पाएंगे, ठीक है ना? तो दिमाग को ना आपको लड़ना, मतलब दिमाग क्वेश्चन के साथ लड़ना सीखना पड़ेगा। यदि क्वेश्चन के साथ लड़ना नहीं सीखोगे तो दिमाग डेवलप नहीं होगी। अभी टाइम है, आप ये सोचोगे कि बाद में कर लेंगे, कभी बाद में नहीं आने वाला टाइम, ठीक है? क्योंकि सिलेबस चलेगा, ठीक है? सिलेबस चलने के बाद तुम सिलेबस खत्म करने में ही हालत खराब हो जाता है। इतना बड़ा सिलेबस है, ठीक है? और फिर सिलेबस को याद रखना है, ठीक है? तो प्रीवियस ईयर के एटलीस्ट क्वेश्चन जो है ना बिना सॉल्यूशन देखे हुए करना और खुद से करना, ठीक है? ट्राई करना
कि खुद से करना, कहीं से जल्दी सॉल्यूशन नहीं देखना। जब कहीं से मतलब एक क्वेश्चन पे आपने लगभग 20 मिनट लगा दिया, 20 मिनट्स, एक दिन करना लगभग 7-8 मिनट, मैक्सिमम 10 मिनट, नहीं हुआ, फिर अगले दिन करना 10 मिनट, नहीं हुआ, तभी उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कहीं से देखना, या तो कहीं से देखो या किसी से पूछ लो। और आप लोग का डॉट क्लास एवरीडे 6:15 बजे से होती है, सबको पता है ना? अरे सबको पता है कि नहीं? 6:15 से 7:15 डॉट क्लास एवरीडे होता है, ठीक है? तो सारे डॉट्स आप पूछ लेना, फिर भी कोई डॉट रह जाए तो मुझे व्हाट्सअप कर देना, ठीक है? एवरीडे मैं क्यों डॉट क्लास लगा रखा हूँ भाई, होती है ना क्लास? अरे हाँ है ना, कुछ तो बोलो। यस सर। यस सर। हाँ, तो जो भी डॉट्स हो फटाफट वहाँ पूछ देना, क्योंकि हर दिन होगा तो धीरे धीरे सारे बच्चे का डॉट क्लियर हो जाएगा। और फिर भी कोई भी डॉट फिर से बच जाता है तो मेरे को व्हाट्सअप करो, ठीक है? वो सारे डॉट्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है? स्टार्टिंग में थोड़ी सी चीज़ें मैनेज नहीं हुई थी, ठीक है? धीरे धीरे सारा मैनेज कर दूंगा, टेंशन मत लो। इन लोगों के भरोसे नहीं रहना है, अब तुम लोग ठीक है, अब मैं ही करता हूँ सारा काम। चलो तो अब स्टार्ट करते हैं। कौन सा चैप्टर? पैराबोला। देखो आज की क्लास में अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, ठीक है? इन लोगों को मैं कितने दिन से बोल रहा हूँ कि एक माइक खरीदना पड़ेगा ढंग की, लेकिन इन लोगों ने सुना ही नहीं मेरी बात। अब देखो माइक मैंने लगाया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुआ अभी तक, स्क्रीन भी कोई प्रॉब्लम नहीं किया है, जबकि पहले स्क्रीन भी प्रॉब्लम करता था। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा पैराबोला, ठीक है? तो 2 मिनट का मैं ब्रेक दे रहा हूं, ठीक है? 38 हो रहा है, 40 में सब लोग को आ जाना है। 2 मिनट का ब्रेक में थोड़ा पानी वानी आंख पे मार लो, ठीक है? लोग आ जाना, थोड़ा पानी मार लेना आंख पे, ठीक है ना? हर 1 घंटे में आंख पे पानी जरूर मारना, नहीं तो आंख खराब हो जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं पैराबोला। आवाज आ रहा है सभी को? सभी को आवाज आ रहा है जी? अरे ऑनलाइन हो कि नहीं भाई? यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर। ओके। तो अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, ठीक है, पैराबोला। अब सर्किल का मैंने बता दिया होमवर्क क्या क्या करना है, उन सारे होमवर्क को प्लीज कंप्लीट कर लेना, ठीक है? तो देखो जो हमारा
नेक्स्ट चैप्टर है पैराबोला। तो पैराबोला में सबसे पहले जो हम डेफिनेशन लिखते हैं, कोनिक का डेफिनेशन लिखते हैं कि कोनिक का डेफिनेशन क्या होता है, और फिर कोनिक को डिफाइन करते हुए अपन पैराबोला की तरफ चले जाएंगे। तो सबसे पहले कोनिक, कोनिक होता क्या है? तो कोनिक क्या होता है? कोनिक इज अ लोकस ऑफ, कोनिक इज अ लोकस ऑफ, कोनिक इज अ लोकस ऑफ पॉइंट, ठीक है, कोनिक इज अ लोकस ऑफ पॉइंट फॉर विच रेशियो, फॉर विच रेशियो, ठीक है, रेशियो ऑफ डिस्टेंस, रेशियो ऑफ distances, ratio of distances from a fixed point, from a fixed point, from a fixed point and from a fixed line and from a fixed line is constant। ये जो डेफिनेशन होता है, ये डेफिनेशन होता है किसी कोनिक का, ठीक है, कोई भी कोनिक जो है उसका डेफिनेशन होता है, ठीक है। तो एक बार पढ़ो, डेफिनेशन पढ़ो सब लोग। ठीक है, तो देखो, पढ़ लिया सब लोग डेफिनेशन? यस सर। तो देखो इसमें जो 2-3 पॉइंट की जो फिक्स पॉइंट होता है, फिक्स पॉइंट, इस फिक्स पॉइंट को क्या बोलते हैं? फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस। जो फिक्स्ड लाइन होता है, फिक्स लाइन, उस फिक्स लाइन को क्या बोलते हैं? डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स, ओके। और जो कांस्टेंट रेशियो होता है, उस कांस्टेंट रेशियो को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी। समझ में आ गया डेफिनेशन? समझ गए डेफिनेशन? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये डेफिनेशन होता है किसी कोनिक का, ठीक है। अब किसी कोनिक का ये डेफिनेशन होता है, ठीक है। तो आगे क्या है कि भाई ये जो हमारा इस इसेंट्रिसिटी को हमेशा किससे डिनोट करते हैं? ई से, ये भी लिख लेना, ठीक है, स्मॉल ई से इसेंट्रिसिटी को। अब इसमें क्या है, नोट 1 कि यदि ई की वैल्यू, ये जो कांस्टेंट रेशियो होता है, ये कांस्टेंट रेशियो यदि 1 के बराबर आ गया, ठीक है, कांस्टेंट रेशियो यदि 1 के बराबर आ गया, ठीक है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट कि इफ ई इज इक्वल टू 1 देन क्या बनेगा? पैराबोला, ठीक है। और यदि ई 0 से 1 के बीच में आ जाएगा, इफ 0 इज लेस देन ई इज लेस देन 1, देन क्या बनेगा? ये क्या बनेगा? एलिप्स। और यदि इफ ई ग्रेटर देन 1 बनेगा तो क्या बनेगा? ये हाइपर, हाइपरबोला। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो ये 3 पॉइंट याद रखना। अब देखो कि मैंने क्या बताया कि इसका जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है। अब मैं रफ कर रहा हूं, इसको फटाफट नोट कर लेना, ठीक है। अब देखिए कि ये जो डेफिनेशन है, ठीक है, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कोनिक का इक्वेशन निकालेंगे। तो कोनिक का इक्वेशन क्या निकलेगा? ध्यान देना, मैंने क्या बोला कि एक फिक्स्ड लाइन है और एक फिक्स पॉइंट है और पी पॉइंट का लोकस है, यही मैंने बोला। तो ध्यान देना कि मैंने क्या बोला कि ये एक पी पॉइंट है जिसका मुझे लोकस निकालना है, और ये फिक्स पॉइंट है, फिक्स पॉइंट कुछ भी मान लो, एस x1, y1। फोकस को हमेशा एस से डिनोट करते हैं, तो वो भी लिख लेना जहाँ मैंने फोकस लिखवाया था। और ये कोई लाइन है y = mx + c। तो यहाँ से जो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, ओके, ये डिस्टेंस क्या होगा? ये, तो यहाँ से PS अपॉन ये m मान लेता हूँ PM,
ये कितने के बराबर होगा? हमेशा ई के बराबर। यही रेशियो मैंने बोला था ना कि पी एस अपॉन पी एम किसके बराबर होगा? ई के बराबर होगा। यही बोला था कि नहीं बोला था? बताओ हाँ या ना। हेलो, यस सर। सर ठीक है। यस सर। तो ये बोला था मैंने, तो पी एस बराबर यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? पी एस इज इक्वल टू ई इंटू पी एम। ओके, तो पी एस डिस्टेंस को मैं क्या लिख सकता हूं? देखो ध्यान से, एच माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर कर दिया तो स्क्वायर हो गया। ठीक है, एच माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस सॉरी के माइनस वाई वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर इंटू पी एम स्क्वायर। देखो पी एम परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा क्योंकि लाइन के इक्वेशन गिवन होगा, तो वाई माइनस एक्स माइनस सी इक्वल टू 0। तो पी एच के पुट कर दोगे इसमें, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे, फॉर्मूला याद करो। तो ये क्या डिस्टेंस हो जाएगा जी? देखो एच कॉमा के से इस पर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? के माइनस एम इंटू एच माइनस सी अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। और क्योंकि इसका स्क्वायर है भाई, इसका स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा। बताओ, देखो तो ये इक्वेशन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताओ हाँ या ना। बताओ, ये इक्वेशन आएगा, ये इक्वेशन जनरेट होगा कोनिक का। अरे हाँ या ना, जल्दी बोलो। यस सर। अब तुम नोटिस करके देखो कि ये इसको स्क्वायर करोगे, इसको स्क्वायर करोगे, इन सभी को स्क्वायर करोगे, और m हमारा क्या है? कांस्टेंट है। e हमारा क्या है? कांस्टेंट है। तो ये ऑब्वियस सी बात है, क्या बनेगा? एक 2 डिग्री का क्वेश्चन बनेगा। और 2 डिग्री का क्वेश्चन क्या बताया था मैंने? ए स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2h वाई प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। यही 2g का है, देखो ना, 2 डिग्री का इक्वेशन बनेगा। इसको स्क्वायर करोगे और h के बदले क्या लिखना पड़ेगा जी? h के बदले क्या लिखना पड़ेगा? ऑब्वियस बात है x, ये x हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा जी? y हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? x माइनस एम एक्स हो जाएगा। ओके, तो तुम नोटिस करके देखो, सॉरी ये y होगा। तुम नोटिस करके देखो कि इसको जब स्क्वायर करोगे तो यहाँ से एक्स वाई वाला टर्म आएगा कि नहीं आएगा? बताओ, यहाँ से एक्स वाई वाला टर्म आएगा कि नहीं आएगा? अरे आएगा कि नहीं एक्स वाई वाला टर्म? और एक्स वाई वाला टर्म इधर कहीं नहीं है, मतलब इधर कहीं नहीं है, तो ये देखो एक्स वाई वाला टर्म आएगा, तो इसमें एक्स वाई वाला टर्म आएगा। मतलब देखो सर्किल केस में h बराबर 0 होता था, लेकिन इधर नहीं होगा, तो यहाँ h वाला टर्म आएगा। सिमिलरली देखो x वाला टर्म आएगा, y वाला टर्म दोनों तरफ आएगा, और एक एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर भी आएगा। तो भी ऐसे बात है, इसको जब एक्सपैंड करोगे तो इस तरह का एक इक्वेशन बनेगा। बनेगा 2 डिग्री का इक्वेशन बनेगा, हाँ या ना? जल्दी बोलो, बनेगा? हाँ सर। बनेगा। यस सर। अब 2 डिग्री के इक्वेशन को कोनिक रिप्रेजेंट करने के लिए याद करो, मैंने बोला था कि यदि डेल नॉट इक्वल टू, अब डेल क्या होता है सबको याद होगा। डेल मैं बता चुका हूं कि डेल का मतलब क्या होता है, तो डेल सबको पता है। तो डेल यदि नॉट इक्वल टू 0 होगा, डेल यदि नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, तो क्या बनेगा? डेल इक्वल टू 0 होता है तो प्योर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनेगा, और डेल नॉट इक्वल टू 0 होता है तो याद करो मैंने बोला था क्या क्या बनेगा? इलिप्स, सर्किल, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला। तो अब इस केस में डेल का वैल्यू निकालोगे ना, यदि ये चीज अप्लाई करोगे तो डेल की वैल्यू गारंटी नॉट इक्वल टू 0 आएगा, देख लेना। देन वी गेट, ठीक है, डेल नॉट इक्वल टू 0 एंड फर्स्ट केस में कि एक तो डेल नॉट इक्वल टू 0 आएगा, और यदि एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी आ जाएगा तो इस केस में क्या बनेगा? पैराबोला। ठीक है, क्योंकि ई की वैल्यू जब 1 लोगे ना तो एच स्क्वायर की वैल्यू ए बी के बराबर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली सेकेंड पॉइंट कि एच स्क्वायर यदि लेस देन ए बी आ जाएगा, लेस देन ए बी, जैसे ई की वैल्यू आप 0 से 1 के बीच में रखोगे ना तो एच स्क्वायर की वैल्यू लेस देन ए बी आ जाएगा, यहां से सॉल्व करोगे तो इस केस में क्या बनेगा? इलिप्स। एंड थर्ड कि यदि एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी आ गया तो क्या बनेगा? हाइपरबोला। समझ में आ गया? कोनिक का जो रिजल्ट है इसके बारे में समझ में आ गया? बताओ हाँ या ना। अरे आ गया? यस सर। तो देखो ये छोटी सी बात है जो कि याद रखना है, इधर से कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, तो इधर से कोई बड़ा क्वेश्चन ऐसा कुछ नहीं बनेगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब डायरेक्टली आगे बढ़ते हैं और स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखते हैं। ठीक है, तो
ये हमारा था कोनिक के रिगार्डिंग, छोटी सी तीन चार बातें जो कि याद रखना कोनिक के रिगार्डिंग, ठीक है। अब आता है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। सीधे मैं पहुंचता हूं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होता है, सबको पता है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, यही होता है हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। समझ गए? स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या था, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ओके, चलिए देखिए, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला हमने आपको बताया क्या होता है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax जब होता है तो उस केस में क्या क्या होता है, ध्यान देना कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब ये कैसे निकला, ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि जब हम फोकस जो है, इस केस में फोकस को हम स्टैंडर्ड केस में फोकस को हम ऑटोमेटिकली a,0 सपोज करते हैं, a,0, और जो डायरेक्ट्रिक्स है, डायरेक्ट्रिक्स को x बराबर a या x माइनस a बराबर a 0, ठीक है। तो ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ओके, तो इस केस में जब फोकस जो है 1,0 और जो मतलब डायरेक्ट्रिक्स जो है x माइनस a लेकर के इस p पॉइंट का आप लोकस निकालोगे ना, p पॉइंट को, तो आपको यही क्वेश्चन देगा, ठीक है। मैं लिखने नहीं जाऊंगा, बस मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। ये यदि आप करोगे, p से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो, e की वैल्यू 1 करो और ps डिस्टेंस लिखो और इसको सॉल्व करो, ये इतने के बराबर आएगा। मैं करने नहीं जाऊंगा, तो समझ लेना, ठीक है। तो अब इस केस में फोकस क्या होता है, ये होता है पैराबोला, ये, ठीक है। अब देखो कि इसके रिगार्डिंग जो टर्मिनोलॉजी होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है, वो क्या होता है, सबसे फर्स्ट पॉइंट कि फोकस यदि ऐसा कहीं लिखा हुआ है, याद रखना यहाँ a ग्रेटर देन 0 है, ठीक है ना, a ग्रेटर देन 0, तभी उधर खुलेगा, a लेस देन 0 होगा तो इधर खुलेगा। तो ये, तो फोकस क्या होगा इस केस में, फोकस जो होगा a,0 होगा। सेकेंड पॉइंट, फोकस के बाद डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x प्लस x माइनस a बराबर, सॉरी ये x इक्वल टू माइनस a है और ये x प्लस a हो जाएगा। ओके, तो x प्लस a बराबर 0 हो जाएगा आपका, ठीक है, क्योंकि ओबियस सी बात है, ये x एक्सिस है, ये x एक्सिस, सॉरी ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस, ठीक है, ये हो जाएगा। एक्सिस ऑफ पैराबोला कि जो पैराबोला के अबाउट जो सिमेट्रिकल होता है, ठीक है, लाइन, उसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला, सबको पता होगा ये बात। तो ये थर्ड में एक्सिस ऑफ पैराबोला, इस केस में एक्सिस ऑफ पैराबोला कितने के बराबर है जी, y इक्वल टू 0 के बराबर। फोर्थ में एक्सिस ऑफ पैराबोला का डेफिनेशन सिंपल सी बात है कि जो पैराबोला को सिमेट्रिकली डिवाइड करे, ये डेफिनेशन लिखा रहता है, जिधर से फोकस पास करे ये भी लिखा, फोकस और वर्टेक्स पास करे वो भी लिखा होता है, ठीक है। जिस लाइन पे वर्टेक्स और फोकस लाई करेगा उसको हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला। तो सारे डेफिनेशन होता है, कोई सिंपल सी बात है, आपको पता लग गया। अब जो वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स क्या होता है, एक्सिस ऑफ पैराबोला, याद रखना है, एक्सिस ऑफ पैराबोला एंड एक्सिस ऑफ पैराबोला एंड कर्व का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। तो इस केस में वर्टेक्स किसके बराबर है जी, वर्टेक्स किसके बराबर है, 0,0 के। देखो एक्सिस ऑफ पैराबोला ये हो गया, ठीक है, एक्सिस ऑफ पैराबोला ये हो गया, और ये क्या हो गया, कर्व। तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होता है उसी को बोलते हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हमारा 0,0 हो गया, ठीक है। फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या हो जाएगा जी, -a,0। तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इसको क्या बोलते हैं, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, और इसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। ये हो गया एक्सिस ऑफ पैराबोला,
ओके ठीक है। तो फुट ऑफ वर्टेक्स क्या हो जाएगा, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, सॉरी डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा जी, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा -a,0, ठीक है, ये हो जाएगा फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ओके उसके बाद एक डबल ऑर्डिनेट होता है 6 में, डबल ऑर्डिनेट। तो डबल ऑर्डिनेट का डेफिनेशन क्या होता है, डबल ऑर्डिनेट का कि कॉर्ड्स परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ पैराबोला इज कॉल्ड डबल ऑर्डिनेट। कि जो एक्सिस ऑफ पैराबोला है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं कि कॉर्ड्स, जो भी कोई भी कॉर्ड्स ले लो, ठीक है, हमारा कर्व पर, ठीक है, और यदि वो परपेंडिकुलर है किस पर, एक्सिस ऑफ पैराबोला पर, तो हम क्या बोलेंगे ऑर्डिनेट। अब यहाँ पे एक्सिस ऑफ पैराबोला भी लिख सकते हो या एक्सिस ऑफ कर्व भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, किसी भी कर्व पर। अब इसी में एक चीज डिफाइन होता है 7th में, लैटस रेक्टम। तो लैटस रेक्टम किसको बोलते हैं, लैटस रेक्टम बोलते हैं कि डबल ऑर्डिनेट पासिंग थ्रू फोकस is called lattice rectum। क्या बोलते हैं, लैटस रेक्टम, समझ गए। तो लैटस रेक्टम का यदि देखें यहाँ पर, ये 7 पॉइंट समझा दीजिए, आपने अभी लिखा है 7 पॉइंट ये लिखा है कि डबल ऑर्डिनेट पासिंग थ्रू फोकस, कि डबल ऑर्डिनेट हमने अभी बताया आपको, डबल ऑर्डिनेट अभी बताया मैंने आपको, मैं बताया कि नहीं डबल ऑर्डिनेट, यस सर। तो डबल ऑर्डिनेट जो पास करे, ठीक है, जो पास करे फोकस से, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लैटस रेक्टम। तो ये जो हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा मेरा लैटस रेक्टम। समझ गए कि नहीं समझ गए, समझ में आ गया जी, यस सर। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लैटस रेक्टम, ठीक है। तो ये हो गया लैटस रेक्टम, ठीक है, लैटस रेक्टम। अब लैटस रेक्टम का यदि मैं एंड पॉइंट्स देखें, एंड पॉइंट्स ऑफ लैटस रेक्टम, सर रेक्टम में ए होता है कि यू होता है जी, सर हाँ बोलो सर ये समझ रेक्टम में में नहीं यू आया होता है, डबल। क्या समझ में नहीं आया जी, डबल ऑर्डिनेट। हाँ सर। डबल ऑर्डिनेट क्या होता है कि कोई भी कॉर्ड बनाओ, देखो ये कॉर्ड हो गया, देखो ये पैराबोला है, ये एक्सिस है, तो ये सारा कॉर्ड हो गया कि नहीं हो गया, देखो ये सारे कॉर्ड हो गया कि नहीं हो गया, ये सारे कॉर्ड हो गया कि नहीं हो गया जी। यस सर। इन कॉर्ड में ऐसा कॉर्ड जो एक्सिस ऑफ पैराबोला पे, ये एक्सिस ऑफ पैराबोला है, अरे है कि नहीं, यस सर। तो एक्सिस ऑफ पैराबोला पे ऐसा कॉर्ड जो परपेंडिकुलर हो, ऐसा कॉर्ड जो परपेंडिकुलर हो, उस कॉर्ड को क्या बोलते हैं, उस कॉर्ड को क्या बोलते हैं, डबल ऑर्डिनेट। समझ में आया। यस सर समझ। और लैटस रेक्टम किसको बोलते हैं, ऐसा डबल ऑर्डिनेट जो फोकस से पास करे, उसको हम क्या बोलते हैं, लैटस रेक्टम। लेटेस्ट, ठीक सर। समझ गए। तो ये हो गया हमारा डबल ऑर्डिनेट, ये हो गया हमारा लैटस रेक्टम। लैटस रेक्टम का एंड पॉइंट्स को हम देखें तो सोच कर बताओ मुझे, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट ए है, तो इसका ए कोऑर्डिनेट हो जाएगा नहीं। अब ए कोऑर्डिनेट इसमें पुट कर दो तो y निकल जाएगा, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4a²। तो y की वैल्यू क्या आ गया, +-2a। तो इसका मतलब ये a 2a हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा, a, -2a हो जाएगा कि नहीं। तो एंड पॉइंट्स ऑफ लैटस रेक्टम क्या आ जाएगा, a, +-2a हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ है ना, अरे हो जाएगा। यस सर। और इसी में सेकेंड पॉइंट, लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम कितने का हो जाएगा, देखो ये लेंथ कितना है जी 2a, और ये लेंथ कितना है जी 2a, क्योंकि y एक्सिस 2a है, तो 2a कितना 4a, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, 4a के बराबर। समझ में आया कि नहीं आया, बताओ, समझ में आया सबको। यस सर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लैटस रेक्टम का लेंथ। ठीक है, तो देखो उसके बाद एक छोटा सा और पॉइंट लिख लो, क्योंकि ये जरूरत होता पड़ता है कि टू पैराबोला इज
said to be equal if दो पैराबोला को इक्वल कब बोलेंगे? जब इफ देयर लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम आर इक्वल। कि दो पैराबोला को हम इक्वल कब बोलेंगे? दो पैराबोला को इक्वल कब बोलेंगे? जब लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम जो होगा वो दोनों क्या होगा? इक्वल होगा। तो हम क्या बोलेंगे? लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम यदि इक्वल होगा तो हम क्या बोलेंगे? कि दोनों पैराबोला क्या है? इक्वल है। इक्वल है। तो इतनी सारी पॉइंट सबको समझ में आ गया कि नहीं आया? बताओ हाँ या ना। यस सर। यस अब सर। देखो कि देखो पैराबोला, स्टैंडर्ड पैराबोला चार तरह से खुल सकता है, ठीक है ना। अभी इसको मैं रफ कर रहा हूं। तो देखो मैं सबका नहीं बताने जा रहा हूं, एक का मैंने बता दिया, रिमेनिंग आप खुद ही सोच लोगे, ठीक है। कि टोटल चार पैराबोला पॉसिबल है। याद करो, यदि ए निगेटिव हो जाएगा, यदि ए निगेटिव हो जाएगा तो पैराबोला किधर खुलेगा जी? इधर खुलेगा कि नहीं खुलेगा? यस सर। तो इधर जब खुलेगा तो इसके रिगार्डिंग क्या क्या सारे पॉइंट्स लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? सब लोग लिख सकते हो। यस सर। सिमिलरली यदि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay होगा तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay या 4by लिख लो, 4by जहां b ग्रेटर देन 0, तो पैराबोला किधर खुलेगा जी? ऊपर की तरफ। ये आप फिजिक्स में भी पढ़े होंगे, हर जगह पढ़े होंगे। तो इसके रिगार्डिंग फोकस वगैरह सब कुछ लिख लोगे कि नहीं? लिख लोगे? यस सर। सिमिलरली यदि b लेस देन 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? पैराबोला नीचे की तरफ खुलेगा। डाउनवर्ड। और डाउनवर्ड हो जाएगा तो फिर जितने भी मैंने ये 7 पॉइंट लिखा है, ये सातों पॉइंट लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? बताओ हाँ या ना। लिख सकते हो ये सातों पॉइंट? ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये सातों पॉइंट आप लोग लिख लेना, ठीक है। तो अब इस पे क्वेश्चंस बनते हैं। देखो यकीन मानो इसी पर जेईई मेंस में क्वेश्चन पूछता है बहुत सारा, ठीक है। जेईई मेंस में इसी पर क्वेश्चन पूछ देगा, ठीक है, छोटा सा। तो इस पर मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कराऊंगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखना इस बात का, क्योंकि मतलब नहीं है। और आपके सीट में एक बार देखता हूँ सीट में गिवन है कि नहीं, ठीक है। अब बताओ मैं इस वर्टेक्स को यदि ट्रांसलेट कर दूं h, k से, इस वर्टेक्स को ट्रांसलेट कर दूं h, k से, सुन रहे सब लोग? यस सर। सर। ठीक है। यस सर। तो अब यदि मैं कर दूंगा तो बताओ मुझे कि जो सर्किल का मतलब पैराबोला का इक्वेशन होगा वो क्या होगा? सोच के बताओ। जैसे सर्किल को x माइनस हाँ y बिल्कुल माइनस सही, k का होल स्क्वायर, x माइनस h y माइनस k। सही से बोलो। क्या नाम था? तनु या सही से बोलो जी। y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू 4x माइनस h। बिल्कुल बिल्कुल सही बोली कि भाई यदि पैराबोला को थोड़ा सा आगे पीछे शिफ्ट कर दें, मतलब ऊपर की तरफ कर दें, तो सिंपल सी बात है ये हो जाएगा, ठीक है। जिस ये बताइए एक्स वाई माइनस के का होल स्क्वायर, ठीक है। इसमें भी क्वेश्चन नहीं दे रखा है, समझ गए। तो एक बार ना इसको ना प्रैक्टिस कर लेना, आपके पास इसमें भी नहीं दे रखा है। इलिप्स में तो दे रखा है, पैराबोला मुझे नहीं दिख रहा है, ठीक है। फाइंड द वर्टेक्स एक्सिस, जैसे एक क्वेश्चन है, देखो फटाफट इस क्वेश्चन को करो तो। फाइंड द वर्टेक्स एक्सिस डायरेक्ट्रिक्स, देखो ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस करवा ही देता हूँ। किधर देखो ग्रुप 2 में एक क्वेश्चन भेजा हूं, देखो तो ध्यान से। इस क्वेश्चन को फटाफट करो तो रिक्वायर्ड पैरा वाला फर्स्ट तो तुम लोग होमवर्क के लिए कर लेना, सेकंड क्वेश्चन करो तो फटाफट। सेकंड क्वेश्चन करो और देखो आंसर मिला, बताओ सेम आ रहा है कि नहीं, जल्दी बताओ।
हाँ जी, आ गया आंसर? अरे सबका आ गया आंसर? हेलो, आंसर आ गया क्या? यस सर। हो गया तो समझ में आए, समझ में आ गया कि किस तरह से सॉल्व करेंगे? Yes, sir. क्लियर है? तो देखो अब जो है, यदि मैं जनरल इक्वेशन लिखूं पैराबोला का, ठीक है, जनरल इक्वेशन लिखूं पैराबोला का, मतलब जैसे जनरल इक्वेशन लिखते थे, तो जनरल इक्वेशन में देखो पैराबोला दो तरह का हो सकता है। कैसा कैसा हो सकता है, ध्यान देना। एक पैराबोला तो हो सकता है क्या कि सिंपली हम क्या करेंगे, इसके जो वर्टेक्स है, देखो ध्यान से, ये जो वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स को सिंपली ट्रांसलेट करके फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले आए, सेकंड में ले आए, थर्ड में ले आए, फोर्थ पे ले आए, एक्सिस पे ले आए, हो सकता है कि नहीं? तो जब जैसे सिंपल ट्रांसलेट करेगा, सिंपली ट्रांसलेट करेगा, ठीक है, तो ट्रांसलेट करने पे इक्वेशन क्या बन जाएगा, ठीक है, क्या बन जाएगा? यदि मैं एक और पॉइंट लिखूं, इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद वर्टेक्स h, k, क्या हो जाएगा जी? अभी किसी ने बताया था मुझे, देखो क्या हो जाएगा, y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस एच। ये मेरा हो जाएगा इस पैराबोला का इक्वेशन। मान लिया कि ये पैराबोला का यहां पर मैंने लेके आ गया, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये मेरा पैराबोला है, और इसमें इसका ये एक्सिस हो गया, ये वर्टिकल टेंजेंट हो गया। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? वर्टिकल टेंजेंट। इसको क्या बोलते हैं जी? वर्टिकल टेंजेंट ऑन पैराबोला। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? बताओ हाँ या ना? यस सर। तो यदि पैराबोला को, यदि क्या बोलते हैं, वर्टेक्स को हम शिफ्ट कर देंगे, तो वर्टेक्स को शिफ्ट करने पे इस तरह का पैराबोला, अब शिफ्ट करके तुम यहां ला सकते हो, 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 कहीं भी लेके जा सकते हो, कहीं भी लेके जा सकते हो। तो ऑब्वियस सी बात है, इस एच और के में क्या होगा? चेंज होगा, उसके अकॉर्डिंग लिखा जाएगा। होगा कि नहीं होगा? समझ में आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं? Yes, sir. यस सर। ठीक है। अब कोई बच्चा बोलेगा कि सर क्या ये ऐसे भी हो सकता है? तो ऑब्वियस सी बात है, ऐसे भी हो सकता है कि भाई रोटेट हो गया। देखो ट्रांसलेट भी कर दिया, देखो वर्टेक्स को मैंने क्या किया, यहां से ट्रांसलेट भी करा दिया और रोटेट भी करा दिया। इस बार वर्टेक्स क्या हो गया? रोटेट भी हो गया। भाई देखो ना, एक्सिस रोटेट हो गया ना, पहले एक्सिस क्या था? पैरेलल टू एक्स एक्सिस ही था, लेकिन यहां पर क्या है? एक्सिस को रोटेट करा दिया और वर्टेक्स को ट्रांसलेट करा दिया। अरे है कि नहीं? Yes, sir. तो ये वाला पैराबोला हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो इस बार आप इस ऐसे वाला पैराबोला पे कोई जरूरत नहीं टाइम खराब करने का। हमारे सिलेबस में सिर्फ दो टाइप का पैराबोला है, एक तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, या मैक्सिमम क्या पूछेगा, पैराबोला को ट्रांसलेट कर देगा कहीं भी। तो ये दो ही टाइप का सिलेबस में, हमारे सिलेबस में है। समझ में बात आई कि नहीं आई? समझ में आया सबको? Yes, sir. क्लियर है सब लोग? जी सर। यस सर। तो देखो आज